अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेडियो विदक्षा में खुशामदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ कंप्लीट नॉवलेट लेकर और इसका नाम है वो जो लफ्ज़ों के दरमियान है और इसके राइटर हैं आसिया रईस खान। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं नॉवलेट की जानिब। सोचते सोचते उसका जहन कुंजा की इत्तला पर ठहर गया और उसने चंद मिनटों में ही फैसला कर लिया। वो उठी और फायका को फ़ोन लगाया। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो, अम्मी ने बताया मुझे। उसकी हेलो के जवाब में दूसरी तरफ से फायका की खनकती आवाज़ आई। खूब तरक्की करो और हम सबका नाम रोशन करती रहो। जवाबी शुक्रिया और भांजों की खैर खबर पूछकर वो मुद्दे पर आई। आपको भी पता है साहिल भाई की प्रपोजल के बारे में? मुझे क्यों पता नहीं होगा भला? फायका ने खुशी से कहा। बाजी, इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, शाहमा ने टोका। आप मेरी तरफ से सबको मना कर दें। क्या? लेकिन क्यों? उसे लगा दूसरी तरफ वो एकदम खड़ी हुई है। उसके पास क्यों का जवाब नहीं था। ये क्या तुम एज डिफरेंस की वजह से कह रही हो? फायका ने पूछा। यही समझ लें। उसके मुंह से फिसला और वो पछताई। उसे इसी पर जोर देकर उसे यकीन वजह बनाकर पेश करना चाहिए था। मैंने यही कहने को कॉल की थी बाजी, सब ज्यादा आगे तक सोच लें इससे पहले ही आप उन्हें बता दें। अल्लाह हाफिज। उसने फोन बंद कर दिया। आंसू फिर बहने लगे थे। क्या हुआ? उसकी उतरी शक्ल देखकर कपड़े तय करती साबरा ने पूछा। कुछ भी तो नहीं। वो जूते उतार कर अंदर चली गई। कमरे में पहुंच के बैग एक तरफ रखा और बिस्तर पर गिर गई। आपको पता है, अभी 2 मिनट नहीं हुए थे कि कुंसा तेजी से अंदर आकर उसके बिस्तर पर बैठ गई। साहिल भाई आ रहे हैं और फायका बाजी की नंद की शादी इस दिवाली की छुट्टी में फिक्स हो गई है। उसने जोश भरी आवाज और तजस्सुस पैदा करते लहजे में कहा। उसे तवक्को थी वो झट से उठ बैठेगी और ताज्जुब से अरे कब कैसे मुंह से फिसल जाएगा, मगर वो उसी अंदाज में पड़ी रही। आप ही? उसने शाना हिलाया। सुना भी या नहीं मैंने जो कहा? सुन लिया और तुम जाओ, सर दर्द कर रहा है, थोड़ी देर सोने दो। कुंजा मुंह बनाती हुई बाहर निकल गई। दरवाजा बंद कर दो और अम्मी से कहना सो रही हूँ। उसने आंखों पर हाथ रखते हुए कहा। नींद तो क्या आनी थी, वो अपनी उदासी के साथ ही छत को घूरती रही। आज भी सरवत और उसकी साथी लड़कियों ने फरीदा को घेर कर शर्मिंदा किया था। वो हमेशा ऐसा ही करती थी। गुफ्तगू या क्लास डिस्कशन के दौरान कोई उनसे इख्तलाफ करे या ऐसी बात जो उन्हें पसंद ना आए, तो वो क्लास खत्म होते ही उसके पास पहुंचकर उसे तस्हीक का निशाना बनाती और आपस में यूं कह के लगाते कि अगला बंदा हमारे खिफत के बगले झांकने लगता और अगली बार के लिए तौबा कर लेता। आज उसने मुदाखलत करनी चाहिए तो फायजा उसे खींचकर बाहर ले गई थी। पागल हो गई हो, गलती से भी उनके मामले में मत कूदना। जब से वो अजीब से एहसास में घिरी थी, फरीदा की बुझी और रोनी सूरत बार बार जहन के पर्दे पर उभर रही थी। नए सेमेस्टर में क्लासें बदली तब से सरवत का ग्रोह उनके साथ शामिल हुआ था। अव्वल अव्वल तो वो भी दूर से ही देखकर मुस्कुरा देती थी। कॉलेज में रैगिंग ममनू थी, फिर भी हल्की फुल्की हंसी मजाक वाली रैगिंग होती थी। इंतजामिया भी जानती थी कि ये सब होता है। वो जानबूझकर इस जानिब से लापरवाह बनी हुई थी कि कभी कोई संजीदा या बड़ा वाक्य नहीं हुआ था। वो भी आगाज में सरवत और उसकी सहेलियों के रवैये को इसी तनाजुर में देखती रही थी। इब्तिदा कभी भी सरवत खुद नहीं करती थी, उसके साथ ही मायदा हमेशा बात शुरू करती थी। तंज ये तमस्कार का पहला तीर या मस्नूई मासूमियत से सवाल पूछकर शुरुआत वो करती। फायजा ने उसका नाम सैड किक रख छोड़ा था। उसकी मुतालबा वो फिल्मी विलेन की उस चमचे की तरह थी जो विलेन से आगे चलते हुए हूँ हाँ का शोर बर्पा करके रास्ता तो कभी हाथ और रुमाल से उसके बैठने की जगह साफ करता है और हमेशा विलन का इशारा समझकर उसे अल्फाज अदा करता है। लेकिन जब इतने महीनों बाद भी उनकी यही रविश रही, तो उसने जाना कि यह आम सी बेइज्जत रैगिंग नहीं है, बल्कि इस ग्रोह का वतीरा ही यह था कि मुकाबिल को जिज शर्मिंदा और तंग किया जाए। फिर उसने गौर किया है, उनका शिकार इस साल आई हुई नई लड़कियां ही नहीं बल्कि सभी बन रहे थे। अब तो कभी कभार क्लास के लड़के भी उनका साथ देते थे या वो लड़कों के साथ किसी लड़के को तंग कर रही होती। लड़के और लड़कियों का ये गिरोह एक सी जहनीत की वजह से साथ था। उसकी हरकतों की वजह से सभी उनसे फासला बनाए थे, लेकिन उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब जिस ले पर नजर पड़ी या दिल क्या वजह हो या ना हो, वो उसे हदफ बना लेते थे। माअन उसे बाहर होती कम रोशनी का एहसास हुआ तो हड़बड़ा कर उठ गई। उसके असर बाकी थी और जरा देर में मकरू वक्त भी शुरू हो जाना था। उसने तेजी से उठ के वजू किया और नमाज पढ़ी। उससे उठ के लिबास तब्दील करके पलंग पर बैठ गई। उसका बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा था।
बस और कुछ दिन फिर उनसे छुटकारा मिलेगा। उसने सोचा सरवत और उसकी सहेलियों की वजह से ही उसने सोच लिया था कि अगर उन्होंने भी मास्टर्स के लिए वही तालीम जारी रखी तो वो कॉलेज बदल देगी। वो लोग पूरे कॉलेज में ही शोर शराबे और दूसरों को तंग करने के लिए मशहूर थे। सब उन्हें उनके हाल पर छोड़ चुके थे, मगर शाहमा से अब वो सब बर्दाश्त नहीं होती थी। उन्हें देखते ही उसके आसाब तन जाते थे। उसका दिल करता था उन्हें उसकी बदतमीजियों का, बद इखलाकियों का एहसास कराए या मजा चखाए, लेकिन हर बार उसे फायजा या कोई और रोक लेता था। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद वो कमरे से निकली। घर में खामोशी थी। कुंजा उस वक्त पढ़ाई करती थी। अब्बा, ताया और दादा जान नमाज से देर से लौटते थे और अम्मी बाद नमाज रात के खाने की तैयारी में लगी होती थी। वो उनकी मदद के इरादे से उधर ही जाने लगी थी कि हॉल में रखे हुए बैग देखकर रुक गई। उसने करीब जाकर उनके दस्ते में लगे हुए टैग्स देखे जो हवाई सफर के गवाह थे। उसे कुंजा की बात याद आ गई। साहिल भाई, उसका तायाजाद, जो ज्यादातर घर से दूर बोर्डिंग स्कूल और फिर हॉस्टल में रहा था। ताईजान की वफात के बाद तायाजान तो सरकारी मुलाजिम की वजह से शहरों शहर घूमते रहे, मगर बेटे को साथ नहीं रखा। बार बार स्कूल बदलने से बेहतर उन्हें लगा उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाए। अव्वल दादा दादी ने एहतजाज किया, लेकिन फिर तायाजान ने उन्हें कायल कर लिया था कि साहिल की भलाई इसी में है। दादा जान का पुराना मकान अब नए तरह से दोबारा तामीर हो चुका था। सबकदोशी की बाद चूंकि वो तन्हा थे, इसलिए दादी दादा समेत सबने इसरार करके उन्हें भी यहीं सबके साथ रहने पर मजबूर किया था। अरे साहिल के बैग इधर ही हैं। दादी अपनी छड़ी टिकाते हुए अंदर आई। कमरे में तो शाही, उन्होंने उसे मुखातिब किया। बच्चे को ना सांस लेने दिया ना ही पानी पीने दिया, साथ ले गए। खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाती हुई वो वहीं बैठ गई। वो समझ गई कि साहिल भाई बैग रख के सबके साथ मस्जिद गया है। कौन से कमरे में? कहाँ रहती हो तुम? उन्होंने कड़े तेवर से घूरा। रफी अलादीन के बगल वाला कमरा। उन्होंने बड़े बेटे का नाम लिया। वो पहियों वाले बैगों के दस्ते पकड़ते हुए कमरे की तरफ चल पड़ी। जब अंदर दाखिल हुई तो अपनी बेखबरी पर हैरान रह गई। वो कमरा बंद रहता था, फिर भी उसे इल्म था वहाँ कौन से पर्दे थे और क्या सामान था। वो कभी कभार आए मेहमानों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन इस वक्त वहाँ नए मेहमानों के लिए खासा इंतजाम था। मेज, रिवेल्विंग चेयर के अलावा नए पर्दे, चादर, गिलाफ, पापोश सब कुछ नए थे। पहले वाले नहीं थे कि सब कुछ नया नया कर दिया। वो तीनों बैग एक तरफ छोड़कर खिड़की के पास आई और पर्दा हटाया। पीछे शीशों वाली खिड़की बंद थी। उसे लगा था खिड़की खुली होगी। उसने जाली के अंदर से हाथ डाल के पट को खोलना चाहा, मगर वो शायद लंबा अरसा बंद रहने की वजह से अब खुलने से इनकारी हो गए थे। एक मिनट, पीछे से आवाज आई। वो डर के पलटी और साहिल को देखकर एक तरफ हो गई। उसने आगे आकर जोर आजमानी की और दोनों पट पूरे खोल दिए। वैसे मुझे दादी ने स्पेशल हिदायत दी थी कि अभी खिड़की मत खोलना, मच्छर आ जाएंगे। वो खिड़की खोलकर उससे मुखातिब हुआ। शाहमा उसके सर के ऊपर नजरें घुमाते हुए मच्छर ढूंढने लगी थी। दादी को खुद भी फोबिया था और उन्होंने घर में सबके अंदर मच्छरों के मुतालिक ये अहमियत उजागर कर दी थी कि उनके काटने से बचने का वाहिद इलाज ये है कि उन्हें घर में दाखिल न होने दिया जाए। तो बंद कर दे, क्यों खोली? उसकी नजर अब भी मच्छर तलाश कर रही थी। वो चुप रहा तो शाहमा को एहसास हुआ और उसने तलाशी मुलतवी करके उसे देखा। अस्सलाम वालेकुम। साहिल हंस दिया। वालेकुम अस्सलाम। तुम अब भी वैसी ही हो। कैसी? उसने पूछा नहीं, लेकिन सवाल चेहरे पर बिखरा था। गायब दिमाग? नहीं तो। उसके जवाब पर वो मुस्कुराने लगा। आपके बैग्स, दादी ने कहा था यहाँ रख दूं। उसने हाथ से इशारा किया। आप आराम करें, वो उसे कहती बाहर निकल गई। मैं कब गायब दिमाग थी? वो सोच रही थी। रात जब नींद से आंखें बंद होने लगी थी तब याद आया। उसके बाद उसने सोने की कोशिश की, मगर बार बार वही ख्याल आ रहा था। आखिर वो उठ बैठी। दराज में चीजें इधर उधर करने के बाद मतलूबा चीज मिल गई। कुछ देर बाद वो साहिल के कमरे का दरवाजा बजा रही थी। उसने घड़ी में वक्त देखा और कलम रख के खड़ा हो गया। दरवाजे के उस तरफ शामा की मौजूदगी की उसे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। ये अगर मच्छर अंदर आ गए हो तो? उसके हाथ में मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम थी। साहिल ने बड़े गौर से उसे देखा। वो ढीले से लंबे टी शर्ट पजामे पर दुपट्टा डाले हुए थी। आंखें नींद की बोझ से झुकी जा रही थी। थैंक यू। उसने क्रीम उसके हाथ से ले ली। तुम नींद से उठकर ये देने आई हो? इसकी वजह से सो नहीं पा रही थी कि कहीं आपको मच्छर तंग कर रहे होंगे तो। शामा ने उसके पीछे देखा। मेज पर मोटी मोटी सी किताबें खुली थी। एक तरफ टेप की स्क्रीन रोशन थी। सो जाए, सफर भी क्या है, किताबें कहीं भागी नहीं जा रही।
उसकी तरफ देखे बगैर ही कह के एक उचटती नजर उस पर डालकर वो पलट गई। उसका अंदाज सादा था। साहिल ने मुड़कर मेज को देखा, फिर उसे राहदारी के गोशे में गायब होते। सबीना और फायजा के दादा और उसके दादा जान भाई थे। उनका भी बड़ा सा मुश्तरका खानदानी मकान पास ही था, लेकिन उनका खानदान इसकी तरह मुख्तसर नहीं था। वो तीनों एक ही कॉलेज जाती थी। सबीना उनकी सीनियर थी, जबकि वो और फायजा हम समान थी। कॉलेज में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेमिनार्स और माहिरीन के खास लेक्चर्स होते रहते थे। आज भी था, मगर वो और फायजा खाली कैंटीन का फायदा उठाते हुए वहीं आराम से बैठी थी। आप चलो भी, वरना जगह नहीं मिलेगी। फायजा ने उसे उठाया। वो अमूमन इस तरह के सेशंस लेक्चर्स छोड़ती नहीं थी, लेकिन आज वो सरवत या फरीदा को देखने से गुरेज कर रही थी कि फिर उसकी कैफियत न बदल जाए। अब ऐसा भी नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट ही इन लेक्चर्स में इंटरेस्ट लेते हैं। वो उठ गई। चूंकि लेक्चर शुरू हो चुका था, तो वो दोनों ऑडिटोरियम में दाखिल होकर दरवाजे के पास वाली नशिस्त पर ही बैठ गई। स्टेज की तरफ देखते ही उसे झटका लगा। वही हाल फायजा का भी था। तुम्हें पता था? उसने सरगोशी में पूछा। नहीं। उसकी नजरें साहिल पर थीं, जो रोस्टर्म के पीछे खड़े होने के बजाय आगे आकर हल्की चहलकदमी के साथ अपनी बात कह रहा था। उसने एक नजर ऑडिटोरियम पर डाली। अक्सरियत गौर और तवज्जो से सुन रही थी। तुम्हारे घर कौन आया, तुम्हें पता नहीं? अब क्या फायजा का लहजा मशकूक और नाराज सा था। जाहिर है, वो कैसे पता नहीं होगा। आज इनका यहाँ लेक्चर है, ये इल्म नहीं था। अब चुपचाप सुनो। उसने उसे मजीद बोलने से रोका। फायजा उसे शौकी नजरों से देखते हुए बिल आखिर स्टेज की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। पीछे लगी स्क्रीन पर अंग्रेजी में बुलिंग की तारीफ लिखी थी। ऑडिटोरियम की फिजा में साहिल की आवाज गूंज रही थी। ये एक बार बार दोहराया जाने वाला रवैया है, जिसका मकसद जज्बाती और समाजी तौर पर गुस्ताखी पहचाना या जिस्मानी नुकसान पहुंचाना होता है। बुलिंग, टीजिंग, छेड़खानी या मजाक से बार बार दोहराए जाने की वजह से अलग है। मजाक या छेड़खानी का मकसद हदफ को नुकसान पहुंचाना, उसे पावरलेस महसूस करना और जलील करना नहीं होता है, जबकि बुलिंग इन्हीं मकसद के लिए होती है। सबसे अहम नुकता यह है कि इसका हदफ अक्सर नॉट ऑलवेज इख्तियार और कुव्वत में जो कम हो उसे बनाया जाता है। अव्वल अर्ज कर्दों में ऐसा नहीं होता। इनमें दोनों के पास एक सी कुव्वत और इख्तियार होता है। दोनों ही बराबर की जिम्मेबाजी करते हैं और मजे लेते हैं। उसके जहन में कोई खिड़की खुली। कुछ दिन पहले उसने घर में सुना था कि साहिल ने कोई किताब लिखी है, और अब उसे हल्का सा याद आ रहा था कि वो शायद इसी मौजू पर थी। एक तो किताब अंग्रेजी में थी, दूसरे घर वालों के लिए भी ये मौजू ऐसा खुश्क था कि किसी ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली, सिवाय एक दूसरे को मुबारकबाद देने, साथ साहिल को फोन पर तौसीफी कलामात कहने के। उसके बाद सब भूल गए थे। वो उन दिनों अपने डिबेट मुकाबले की तैयारी कर रही थी, और ये करते हुए वो आसपास से बेगाना हो जाती थी, इसलिए भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। ये स्कूल, कॉलेज, काम की जगह यानी ऑफिस, घर और इंटरनेट पर बजरिया मैसेजेस, ईमेल वगैरह सब जगह होती है। पीछे लगी स्क्रीन की तरफ मुड़ते हुए उसने रिमोट से स्क्रीन तब्दील की। पहले ये समझते हैं कि इस ग्रुप एक्टिविटी में कितने और कौन से किरदार होते हैं। फिंच यानी फनलैंड में इल्म नफ्सियात की प्रोफेसर क्रिस्टीना साल्मोनी की रिसर्च ने इन किरदारों की तकसीम की है। एक तो हदफ यानी टारगेट, उसके बाद रिंग लीडर सरगना जो इब्तिदा करता है या इशारा देता है, असिस्टेंट मावोन जो अमूमन इसमें शामिल होता है, री तकवीत पहुंचाने वाले जो उनका साथ देते हैं, मसलन हंसना या मजीद लोगों को तवज्जो करना। अगर कोई हदफ के बचाव के लिए आए तो वो डिफेंडर मुहाफिज, और फिर बायसेंडर यानी तमाशबीन जो ना अमलन शामिल होते हैं और ना रोकते हैं, बल्कि ये। वो किनारे वाली कुर्सी पर थी, एकदम खड़ी हुई और बाहर निकल गई। दरवाजा उससे जोर से बंद हुआ था कि आसपास के लोग इस जानिब देखने लगे, जिसने फायजा को उसके पीछे जाने के बजाय वहीं बैठे रहने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाद वो रुकी नहीं, अगली क्लास छोड़ के घर आ गई थी। उसे यकीन था साहिल ने न उसका आना देखा होगा न जाना, मगर ये उसकी खाम ख्याली थी। शाम में दादा के भाई यानी उन सब के बड़े दादा और बड़े अब्बा अपनी बहू के साथ साहिल से मिलने आए थे। उन्हें शिकायत थी कि साहिल के आने की खबर क्यों नहीं दी। आप कल नमाज में नजर ही नहीं आए, मैं इसीलिए आपको ढूंढ रहा था, ताया जान ने कहा। कल तबीयत जरा ढीली थी, इसलिए घर में ही पढ़ी नमाजें। कब आया साहिल? कल मगरिब से जरा पहले। वो दादी का जवाब सुनकर बावर्ची खाने में आ गई। कुंजा अभी कॉलेज से लौटी नहीं थी। वो चाय के साथ बड़े दादा का पसंदीदा उपमा बना रही थी, तब फायजा भी आ गई। तुम बिना बताए क्यों चली आई?
हालांकि वो उसे व्हाट्सएप पर बता चुकी थी कि सर दर्द हो रहा है इसलिए घर जा रही हूँ। साहिल भाई इतना बुरा भी नहीं बोल रहे थे। मैंने कब कहा इस वजह से आई हूँ। उसने फायजा को देखा। तुमने बताया घर में के साहिल भाई आए हैं? उसने प्लेटों में हरा धनिया डालते हुए पूछा। नहीं, सभी ने आप ही ने बता दिया था सबको मेरे घर पहुंचने से पहले ही। उसने प्लेट में रखे फ्रूट केक से चेरी खींचकर मुंह में डाली। अब तुम इसे गंजा मत करो चीज निकाल के। शामा ने टोका। हैं? मुझे नहीं पता था कि केक के भी बाल होते हैं, वो भी रंगीन। अपनी मिसाल पर उसे भी हंसी आ गई थी। जब वो लवाजमात की ट्रे लेकर बाहर आई, उनके दरमियान साहिल भी बैठा हुआ था। वो चाय देने के बाद फायजा के साथ अपने कमरे में आ गई। जब फायजा की ताई अम्मी, जो सबीना की वालदा थी, ने आवाज दी कि चलो, तब तो वो कमरे से निकली। तुम भी आओ सबके साथ सैटरडे को, उन्होंने जाते हुए उससे कहा था। क्या है सैटरडे को? उनके जाने के बाद उसने साबरा से पूछा। सबको खाने पर बुलाया है। और वो याद करने लगी ऐसा इससे पहले कब हुआ था। खास मौकों पर पकवानों के तबादले होते रहते थे। कोई आ जाए या उनकी तरफ चला जाए तो शाम की पुरतकल्लुफ चाय भी, लेकिन दावतें शादी होती थी। इसकी वजह शायद उनका भरा पूरा खानदान था कि घर की ख्वातीन का सारा वक्त घर वालों का खाना पकाना, खिलाना और फिर सबके समेटने में ही चला जाता था। घर में रात खाने के बाद मेज और बावर्ची खाना समेटना उसका काम था। वो झूठी प्लेटें रख के वापस आई तो सब मेज से उठ कर जा चुके थे, सिवाय साहिल के। पहले तुम आई लेट थी। साहिल की आवाज पर उसका प्याले की जाने बढ़ता हुआ हाथ रुक गया। फिर चंद मिनट बाद ही चली भी गई। मैंने जो तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में सुना था, क्या गलत था? साहिल उसे देख रहा था। वो इब्तिदाई हैरत से संभलने के बाद गोया हुई। नहीं। उसने हाथ वापस खींच लिया। अब वो बात के दरमियान काम तो नहीं कर सकती थी। आपने ठीक सुना है। वो अपने कॉलेज की वो स्टार तलबा थी जो अपने कॉलेज के अलावा मुख्तलिफ कॉलेजों के दरमियान मुकाबलों में भी मुबारसा, तकरीर और मजमून निगारी में पहले 3 में से कोई एक ट्रॉफी जरूर हासिल करती थी। फिर इसका एक ही मतलब है। उसे सहल की निगाहें जांचती हुई महसूस हुई। तुम बुलिंग ग्रुप का कोई किरदार हो? वो उसकी आंखों में आंखें डाले कह रहा था। शामा कुर्सी पर बैठ गई। ये इतने जेरक हैं? उसने दिल में सोचा। कितनी देर कमरे में खामोशी रही। तमाशाई, श्यामा ने धीरे से कहा। साहिल ने गहरा सांस लेकर खुद को ढीला छोड़ दिया और कुर्सी की पुष्ट से टिक गया। अगर तुम मजीद बात करना चाहो, मैं सुन रहा हूँ। मेरी क्लास में एक ऐसा ग्रुप है और मैंने आज तक कभी उन्हें रोका नहीं। मेरे सामने अक्सर वो सब मिलकर किसी न किसी को टारगेट करते हैं। तमस्कर, तंज और इंसल्टिंग टोन, अजीब से नाम देना। अब तो उनके डर से कोई कुछ कहता भी नहीं, लेकिन ये भी उनकी मर्जी पर है। जब दिल करे किसी भी बात पर जिसे चाहे पकड़ लेती हैं। ये किसी नहीं होता। ऐसे लोग हमेशा अपने से कमजोर को निशाना बनाते हैं, या फिर उसे जो अपने एतमाद और कामयाबी की वजह से उन्हें खतरा महसूस हो, जो उन्हें इनसिक्योर फील करवाता हो। तुम्हारा खाना हुआ नहीं अब तक? दादी की आवाज पर दोनों ने गर्दन घुमाकर उन्हें देखा था। और क्या है दादी? शाही से उसके कॉलेज के बारे में बात कर रहा था। अगर बात हो गई हो तो आओ, तुम्हारे दादा भी कुछ बात करना चाहते हैं। साहिल ने उसे देखा। वो उठकर बकिया बर्तन उठाने लगी। आप जाएं। उसने गोया इजाजत दी कि उनकी बात बाद में भी हो सकती है। वो खड़ा हो गया। आए दादी। काम करते हुए उसका ध्यान साहिल की किताब की तरफ था। मैंने कैसे किताब पर तवज्जो नहीं दी? ये मामूली बात तो नहीं थी। वो अब हैरान थी। साहिल जब से हॉस्टल गया था, स्कूल खत्म होने तक हर साल पाबंदी से छुट्टियों में आता रहता था। उसके बाद उसने छुट्टियों में आना कम कर दिया था। हर दफा पता चलता था कोई कोर्स कर रहा है, कोई क्लास चल रही है जिसकी वजह से आ नहीं सकता। वैसे भी वो छोटी थी, इसलिए उसे बातें याद नहीं थी। उसके बचपन और स्कूल की अक्सर बातें उसने घर के बड़ों से ही सुनी थी। वो घर का इकलौता बेटा था। 3 बेटियों के साथ उसके वालिदैन के लिए भी वो सगे बेटे जैसी अहमियत रखता था। लेकिन उन सब का प्यार इतना बेगर्ज था कि सब उसकी मौजूदगी से ज्यादा उसकी कामयाबियों पर खुश थे। हर आए गए को उसके अब्बा अम्मी और दादा दादी लाजमी बारी बारी बताते थे कि वो किस तरह सबका नाम रोशन कर रहा है। ये तब्दीली भी कॉलेज से शुरू हुई थी, वरना स्कूल में तो वो बस पास होता था। जब कोई पूछता कि वो आता क्यों नहीं है या आप इसरार करके बुलाते क्यों नहीं, तो दादी कहती, उसके मुस्तकबिल के रास्ते में क्यों अपनी मोहब्बत और लालच को रुकावट बनाए। फोन पर बात करके ही सब्र कर लेते हैं ताकि उसका हर्ज ना हो। और देखो तो सही, वो कैसे कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। माशाल्लाह। अल्लाह नजरें बद से बचाए हमारे साहिल को। जबकि दादी को वो क्या कर रहा है, कौन सा मजमून पढ़ रहा है,
कुछ इल्म नहीं होता था, सिवाय इसके कि उसने पहला दर्जा हासिल किया है या किसी इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की है। लेकिन ताया जान का रवैया बड़ा सूखा रुखा होता था। उसने कभी उन्हें साहिल के बारे में गर्मजोशी या मोहब्बत से बात करते नहीं देखा था। वो आम से अंदाज में ही उसका और उसकी कामयाबी का जिक्र करते थे। ये नहीं था कि ऐसा रवैया फकत साहिल के लिए था, बल्कि उनका मिजाज ही ऐसा था, ठंडा और सपाट सा, अपने काम से काम रखने वाला। उसे सब यकीन था कि ताया जान को तन्हा रहना पसंद है या वो रिश्तों से घबराते थे। उन्हें उनसे उलझन होती थी, इसलिए घर वालों के इसरार के बावजूद दूसरी शादी नहीं की थी। खुद शहर शहर तन्हा फिरते रहे और इकलौते बेटे को भी बोर्डिंग भेज दिया था। काम से फरागत पाके उसने हॉल में किताबों से सजा शेल्फ खंगाल डाला कि वहां तो शोपीस के तौर पर रखी सैल की किताब मिल ही जाएगी, लेकिन नहीं मिली। लगता है अब्बा या ताया जान ने किसी को पढ़ने दे दी है। उसने खुद ही कयास किया। वो कुछ देर वहीं बैठी रही कि साहिल आएगा तो उससे मांगेगी, लेकिन वो तो नहीं आए। अब्बा आ गए। यहाँ क्यों बैठी हो, सोना नहीं है? वो आखिरी जायजा लेकर दरवाजे और बत्तियां बंद करने आए थे। बस जा रही थी। वो उठकर कमरे में आ गई। साहिल भी यकीनन दादाजान से बात करके अपने कमरे में चला गया था। वो कितने दिन के लिए आए हैं मैंने ये भी नहीं पूछा। बिस्तर पर लेटकर उसे याद आया। जरा देर में ही जहन तमाशबीन पर ठहर गया था। अगले 2 दिन फायजा उसे घर में होने वाली दावत की तैयारियां गोशेगुजार करती रही। यार, 2 दिन पहले से इतनी तैयारियां और हम हैं ही कितने लोग, और कोई खास मेहमान भी नहीं, फैमिली ही है। अब घर वाले तो भूखे रहेंगे नहीं उस दिन, और हमारे दादा जान बाहर से मंगवाया या किसी खानसामा से पकवाना मेहमान की बेइज्जती करना समझते हैं, इसलिए फायजा ने समझाया। वैसे मेरी और सबिया आपी की बहस हो जाती है कॉलेज की वजह से। रूबी, फरी, साइका और लुबना आपी का बुरा हाल किया हुआ है अम्मियों ने। बड़े दादा को कोई तो कायल कर लेता। तुम साहिल भाई को भेज दो, वो उनकी बात शायद मान जाए। फायजा ने हंसते हुए कहा था। हाँ, तो इसमें क्या मुश्किल है, आज ही कहती हूँ उनसे। वो आकर सीधा दावत के लिए ही मना ना कर दें, इसलिए तुम चुप ही रहो। ये 2 दिन जो कि सरवत गैर हाजिर थी, लिहाजा रिंग लीडर के बिना बाकी सब बेयारो मददगार की तस्वीर बनी थी। उसे साहिल से उसके आगे बात करने या किताब के मुतालिक पूछने का मौका ही नहीं मिला कि साहिल देर से घर आ रहा था। ये उसे कुंजा ने बताया कि वो किताब के प्रमोशन इवेंट्स यानी बुक साइनिंग और बुक रीडिंग वगैरह में मसरूफ है। दावत वाले दिन साबरा ने उसे और कुंजा को जल्द जाने का कहा था कि वो वहाँ कुछ मदद ही कर सके। फायजा भी फोन किए जा रही थी, लिहाजा वो शाम से ही चली गई। बड़े दादा के 5 बेटे और 2 बेटियां थीं। दोनों छोटे चाचाओं के बच्चे स्कूल में थे। घर में दाखिल होते ही उन सब के शोर ने उसका इस्तकबाल किया। लेकिन मुझे अम्मी ने मदद के लिए भेजा है। फायजा उसे लिए बड़े हॉल की तरफ बढ़ी तो उसने कहा, छोड़ो। उसने हाथ हिलाकर मक्खी उड़ाई। चाची और बाकी सब लोग हैं उधर, काम भी कुछ नहीं है। वैसे भी परवीन खाला और उनकी बेटियों को साथ लेकर आई हैं आज। उसने मुलाजमा का नाम लिया था। तुम ही शोर मचा रही थी 2 दिन से। शामा ने शौकीन नजरों से घूरा। वो एक अलग अफरा तफरी थी। वो आगे कहती, इससे पहले ही बगल वाले दरवाजे से सेबिना की आवाज आई। फायजा, 1 मिनट इधर आना। अभी आई। वो उठकर चली गई। उसने दरवाजे के बाहर देखा जहां पक्के सहन में बच्चे खेल रहे थे। तभी अचानक 7 साला नौमान के हाथ से उस 17 साला सुफियान ने धूप वाला चश्मा खींच लिया। बाकी सब हंसने लगे। नौमान ने वापस मांगा और उसने लो कहते हुए दूसरे की सिमत उछाला, और फिर यही होने लगा। वो सब हंसते, जुमले कसते और उसे छेड़ते रहे। वो अपनी जगह से उठी ही थी कि इससे पहले कोई बच्चा दादी को बुला लाया था। क्यों हमेशा रोते रहते हो? दादी ने नौमान की पीठ पर धमाका जड़ा। सब मिलकर खेलते हैं, बस एक तुम्हारी ही आंसू बह जाते हैं। दादी की बात पर वो सभी हंसने लगे। नौमान सर झुका के आस्तीन से आंसू पोंछने लगा। सूफियान। तभी ऊपर से सूफियान के वालिद की आवाज आई और उसके अंदाज यकायक बदल गए। जी अब्बू। वो सहमा सा जीने की जाने बढ़ा। मेरा ये कुर्ता इस्त्री करवा के लाओ अभी। उनका ताकुमाना अंदाज कुछ जारा भी था। चलो जाओ खेलो तुम लोग। नौमान, तुम भी सबसे सीखो मिलके कैसे खेलते हैं। हर वक्त रोया मत करो। वो 2 सीढ़ियां चढ़ के हॉल के दरवाजे में आई। अरे, तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? उसे जमा देखकर ताज्जुब से पूछा। उसी वक्त फायजा वापस आई। उसके साथ सबीना भी थी। मैं इसे बिठा कर गई थी। तुम्हारी दादी और माँ नहीं आई? उसके साथ अंदर बढ़ते हुए उन्होंने अगला सवाल दागा। वो मगरिब पढ़कर आएंगी कहा है। वो सबीना को देखकर ठिठक गई, जिसकी तैयारी कुछ ज्यादा ही नुमाया थी। वाह। उस पर सख्त हैरत के बाद आगे कुछ तो कहना था। बड़ी क्यूट लग रही हैं आप।
थैंक यू। वो अदा से मुस्कुराई। उससे पहले कॉलेज के लिए सबसे ज्यादा ट्रॉफियां सबीना ने जीती थी। ये भी इत्तेफाक था कि उसने मौजू हमेशा औरतों के मसाइल, उनके हुकूक वगैरह जैसा ही मुंतखब किया था। इस वजह से कॉलेज में सबीना का इमेज भी हुकूक निस्वा की अलमबरदार का था। इस वक्त उन दोनों की ट्रॉफियां की तादाद यकसा थी। सबके आने के बाद पहले मर्द और फिर ख्वातीन का खाना खत्म होते होते उसके सर में दर्द होने लगा था। इतने लोग, इतनी बातें और फिर उस पर बच्चों का धमाका चौकड़ी। अगले दिन छुट्टी की वजह से सब जम के बैठे थे। किसी का जल्दी उठने का इरादा नहीं लग रहा था। फायजा, उसने मुंह पर हाथ रखकर बमुश्किल जमाई रोकी। मैं अब इतनी छोटी भी नहीं हूँ कि यहाँ सो गई तो मुझे कोई भी कंधे पर डालकर घर ले जा सकता है। ऐसा अक्सर बचपन में होता था, इसलिए मैं घर जाती हूँ। मेरी बैटरी पूरी तरह डाउन हो चुकी है। क्या तुम भी सो जाती दोपहर में ताकि रात को जाग सकती? दोपहर को सोने की आदत भी तो नहीं है। वो खड़ी हो गई। दूर सारी चाचियों और ताइयों के बीच उसकी अम्मी खुशखबरियों में मसरूफ थी। तुम अम्मी से कह देना मैं जा रही हूँ। कुंजा भी अपनी हम उम्र कजनों के झुरमुट में थी। फायजा से कहकर वो बाहर आ गई। वो दरवाजे से निकलकर गेट की जानिब जा रही थी कि साहिल की आवाज आई। शाही। उसने आवाज की तरफ देखा। बड़े से सहन में 3 दरवाजे खुलते थे। साहिल हॉल के दरवाजे के पास सबीना के साथ खड़ा था। घर जा रही हो? जी। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। उसे कहकर वो सबीना की तरफ मुड़ा। मैंने बड़े दादा से इजाजत ले ली थी, अब मैं चलता हूँ। उसने सबीना को बोलने का मौका दिए बगैर ही उसकी जानिब कदम बढ़ा दिए, जबकि वो सबीना को कुछ बोलने के लिए तैयार होता और फिर लब भींचता देखकर खामोखा शर्मिंदा हो गई। आपको भी नींद आ रही है? घर की सिमत बढ़ते हुए उसने पूछा। नहीं। साहिल ने एक नजर नींद से जूझ रही शामा पर डाली। मुझे इतनी भीड़, इतने लोगों में देर तक रुकने बैठने की आदत नहीं है। उसने सादगी से वजह बताई। ओह, तो इनका मिजाज कमोबेश ताया जान जैसा है। उसने सोचा, बॉयज हॉस्टल तो सुना है कि बहुत हंगामों और एडवेंचर्स की जगह होते हैं। आपको शोरगुल और भीड़ से मसला तो नहीं होना चाहिए। वो रास्ते पर नजर रख के बात कर रही थी। उसने साहिल का बदलता हुआ चेहरा देखा ही नहीं। जब वो चुप रहा तो उसने मुस्कुराकर साहिल को देखा। आपको भी नींद ही आ रही है ना? वो मुस्कुरा दिया। बकिया मुख्तसर रास्ता दोनों ने खामोशी से तय किया था। घर पहुंचकर जब वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो अचानक याद आया। साहिल भाई। ये पुकार ऐसी ही थी जैसी अचानक याद आने पर जोश से भरी और बुलंद होती है। वो भी रुक गया। वो जो सीधा किताब मांगने जा रही थी किसी एहसास के तहत धीमी हो गई। सॉरी, मैंने आपको किताब की मुबारकबाद नहीं दी। मैंने कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वो मुस्कुराया। मुझे वो कहीं मिली नहीं। बोलते हुए उसकी नजर बेइख्तियार शेल्फ की जानिब उड़ गई। तुम्हें चाहिए? साहिल ने पूछा। जी। क्यों? जाहिर है पढ़ने के लिए। साहिल के सवाल पर उसकी आवाज में हैरानी दर आई थी। वो कई दिनों से यहीं घर में है। उसका अंदाज जताता नहीं बल्कि अब भी आम सा था। मुझे अब वक्त मिला है, अभी दूं? साहिल ने एक बार फिर सवाल किया। जी। साहिल अपने कमरे की जानिब चला गया और वो उसकी वापसी के इंतजार में सोफे पर बैठ गई। जरा देर बाद वो हाथ में किताब लिए वापस आया। उसने उठ के उससे सफेद और सियाह जिल्द वाली किताब ले ली। उसने उन्वान पढ़ने की भी जहमत नहीं की थी। थैंक यू, मैं अब इसे पढ़ूंगी। गुड नाइट। वो चली गई और साहिल वहीं सोफे पर गिर गया। क्या शाही घर की पहली मेंबर होगी? उसने खुद से ये सवाल घर के हर फर्द के लिए किया था, मगर अब तक पहला कोई नहीं बना था। रात तो वो सो गई थी, लेकिन अगले दिन नाश्ते के बाद वो किताब लेकर बैठ गई थी। चंद सफात के बाद ही उसे हैरत और बेयकीनी ने घेरा। फिर वो यूं उसमें गुम हुई कि न खाने का होश रहा न वक्त का एहसास। कुंजा बुलाने आई और उसे गायब दिमागी से जवाब देता देखकर उसने सबको जाकर इत्तला दी कि शायद फिर किसी मुकाबले की तैयारी हो रही है। लिहाजा किसी ने फिर उसे पुकारा, न कमरे में झांका। वो किताब पढ़ते हुए रोती और हैरान होती रही थी। किताब खत्म करने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था साहिल का सामना कैसे करे। वो रात खाने के लिए भी नहीं गई। उसे यह भी मालूम नहीं था कि साहिल आज दिन भर घर में था भी या नहीं। वो कितने दिन के लिए आए हैं और उनकी जॉब का क्या। उसका जहन पहली बार उसके मुतालिक अहम और ज़रूरी नुक्ते सोच रहा था। वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था और साथ अपना डॉक्टरेट का थीसिस भी मुकम्मल कर रहा था। अल्लाह करे ताया जान ने उनसे ये सब पूछा हो। वो उनके बारे में इतना तो तजस्सुस रखते होंगे, या अब भी उन्होंने सोच लिया होगा साहिल समझदार है, जो भी कर रहा है सोच समझ कर ही ठीक कर रहा होगा। पहली बार उसे ताया जान का और घर वालों का रवैया गलत और कुछ ज्यादा ही बेपरवाह महसूस हुआ था। घर वालों की बातों से
यही तासुर मिलता था कि उन्हें साहिल पर नाज है और भरोसा भी, इतना कि वो उसके किसी मामले में मुदाखलत नहीं करते थे। अपनी तरफ से उन्होंने साहिल को मुकम्मल आज़ादी दी हुई थी। घर वालों की साहिल के लिए मोहब्बत और नेक नियति पर उसे शक नहीं था, लेकिन अब वो सोच रही थी ये मुदाखलत ना करना था, यह सब बातों से लाताल्लुक हो जाना। आज से पहले उसे ख्याल भी नहीं आया था कि साहिल के लिए घर वालों का रवैया सही सेहतमंद नहीं है, और अब उसे कुछ सही नहीं लग रहा था। सिर्फ मोहब्बत तो कभी काफी नहीं होती है, वालिदैन और बच्चों में तो बिल्कुल नहीं। उन्हें तो वक्तन जरूरतन रहनुमा से लेकर उनके लिए थेरेपिस्ट और काउंसलर सब बनना पड़ता है। कभी कुरेद कर राज हासिल करना लाजमी होता है, तो कभी सर पे नजर जरूरी। तालीमी मैदान में नुमाया रहने वालों के करीबी या तो उनके मामलात में हद दर्जा दिलचस्पी लेते हैं, इतने कि अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक उनका रास्ता चुनते हैं, या फिर बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं कि बच्चा ज़हीन और समझदार है, जो करेगा जो कर रहा है सब अच्छा ही होगा। दोनों रवैये ही इंतहा है। इतवार सारा कमरे में गुजार कर अगले दिन कॉलेज पहुंची तो सबसे पहले सरवत और उसकी सहेलियों से सामना हो गया। सुना है तुम्हें सर जावेद से कोई मसला है? सरवत सामने खड़ी जूनियर से कह रही थी। उसका सवाल खत्म हुआ ही था कि बाकी सब हंसने लगे। वो लड़की यूं ही खिफतजदा सी इधर उधर देखने लगी। अब क्या हुआ, हमें भी सुनाओ, क्या क्या उन्होंने तुम्हारे साथ? क्या हम मदद नहीं कर सकते तुम्हारी? तुम्हें हम पर यकीन नहीं है जवेरिया? सरवत ने मस्नुई मासूमियत से कहते हुए बाकियों को देखकर आंख मारी और फिर सब जोर से हंसने लगे। तुम यहाँ हो? वो उस लड़की के करीब पहुंचकर गोया हुई। मुझे तुमसे जरूरी काम था, आओ जरा। कोई कुछ समझता या कहता वो इससे पहले ही लड़की का हाथ खींचकर वहां से दूर ले गई थी। पीछे सरवत और उसकी सहेलियां हक्का बक्का खड़ी थी। उसने दोबारा पलटकर उन्हें देखा भी नहीं था। वो लड़की उसके लिए अजनबी थी। थैंक यू, वो भी उसका मकसद जान गई थी। रुककर उनकी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है, शाहमा ने मशवरा दिया। वो ऐसे कहती है ना, जाना चाहूं तो रास्ता रोक लेती हैं। दूर ही रहा करें, जहां वो दिखाई दे आप वो जगह ही छोड़ दिया करें। उन्होंने तो बाज नहीं आना था, लिहाजा उनसे बचना ही इलाज था। जी, ख्याल रखूंगी, एक बार फिर शुक्रिया। वो दोनों अपनी अपनी राह हो ली। उस दिन वो बहुत खुश थी कि अपने तय आज वह पहली बार तमाश बहन से मुहाफिज बनी थी, और इसका सेहरा साहिल की किताब के सर था, बल्कि साहिल के दोस्त के सर। लेकिन साहिल का सामना करने का हौसला उसमें अब भी नहीं हो रहा था। वो उससे क्या कहेगी, उसे क्या कहना चाहिए, वो उसका जवाब तलाश कर रही थी। रात भी उसने भूख भूख का नारा लगाकर सबसे पहले खाना खा लिया। चूंकि खाना खाकर चली गई थी, तो साबरा ने उसे आवाज लगाने के बजाय मेज समेटने का काम गुंजा के सुपुर्द कर दिया था। और अब लाख कोशिश के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। जल्द खाने और देर तक जागने की वजह से भूख भी लग गई थी। आखिर तंग आकर उसने कोई मूवी देखने का सोचा था कि सोचों से छुटकारा मिले और देखते देखते नींद भी आ जाए। अब हाथ बांधकर और मुंह बंद करके मूवी तो देख नहीं सकती थी, लिहाजा वो बावर्ची खाने में आई। मखसूस डब्बे खोल के दो चार मुख्तलिफ चिप्स के पैकेट बड़े प्याले में खाली किए, और फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली तो दादा जान के पसंदीदा एप्पल जूस का पूरा पैक ही उठा लिया। बत्ती बुझाकर दबे कदम हॉल में आई, और सामने ही सोफे पर साहिल को देखकर उस बुरी तरह से डर गई कि हल्की सी चीख निकल गई। वो टेबल लैंप की रोशनी में कोई मोटी सी किताब ले बैठा होगा, मगर पिछले चंद मिनट से उसे बावर्ची खाने में मसरूफ देख रहा था। अपने रद्द अमल की सफाई देने की गर्ज से वो चंद कदम आगे आई। तो तुम यहीं हो घर में? इससे पहले साहिल गोया हुआ। मैं कहाँ जाऊंगी? वो मिनमिनाई। कल से तुम जिस तरह गायब हो, मुझे लगा घर पर नहीं हो। उसका अंदाज सादा सा था। उसकी ढारसबंदी कि ये आम टकराव और रोज वाली गुफ्तगू है। ये सब क्या? साहिल ने उसके हाथों की सिमत इशारा किया। नींद नहीं आ रही थी, सोचा कोई मूवी देख ली जाए। इसके लिए आपको चाहिए? उसने नफी में सर हिलाया। नींद नहीं आ रही है तो बैठो, हमारी बात उस दिन अधूरी रह गई थी। उसने किताब बंद करके सोफे पर रख दी थी। वो बदतमीज या अक्खड़ मिजाज तो थी नहीं कि नहीं मुझे मूवी ही देखनी है कहकर चली जाती। आगे आकर उसने प्याला और जूस टिपाई पर रखा और उसके सामने सोफे पर बैठ गई। इतनी देर में वो खुद की हिम्मत बढ़ाती रही थी कि उसे साहिल से उसकी किताब के बारे में बात करनी चाहिए। उसने साहिल को देखा, जो उसके बोलने का मुंतजर था। खिलाफे उम्मीद उसको सामने देखकर इतनी झिझक नहीं थी जितनी सोच सोच कर हो रही थी कि कैसे किताब पर बात करेगी। मैंने आपकी किताब मुकम्मल पढ़ ली है, उसने धीरे से कहा, और साहिल चौंक गया। उसे कतई ये उम्मीद नहीं थी। उस पर उसे झेपने की वजह भी समझ आई थी। वो फौरन कुछ कह ना सका।
वो सियाह और सफेद जिल्द वाली किताब का कुछ हिस्सा साहिल की आप बीती था। वो आप बीती जो ना उसके वालिद जानते थे, ना घर का कोई और शख्स। बोर्डिंग स्कूल की जिंदगी में उस 6 साल बच्चे ने पहली बार जो सहा देखा, वो फिर उसने 15 साल की उम्र तक तन्हा सहा और झेला था। किताब में उसने अपने तजुर्बे के बाद बुलिंग का शिकार होने वालों को मुखातिब किया था। ये किताब उस जैसे दूसरे अफराद के लिए थी, जिसका नाम उसने बुलीड चूज टू हेल रखा था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, आपने बताया क्यों नहीं? आखिर उसने कहा। साहिल मुस्कुराया और शाहमा को पहली बार साहिल के चेहरे पर अफसोसगी नजर आई। उस वक्त तुम तो थी भी नहीं कि तुम्हें बताता। उसने माहौल का भारीपन दूर करने की कोशिश की। वो उससे 8 साल छोटी थी, जबकि उससे बड़ी फायका बाजी साहिल से 2 साल छोटी थी। अब्बा से कहा था। फिर वो पढ़ चुकी थी, मगर फिर भी जबान से फिसल गई। वही जो आमतौर पर हमारी फैमिलीज में होता है, कमजोर और नर्वस बच्चे को एतमाद पैदा करने और उन बच्चों से सीखने को कहा जाता है जो उन्हें धमकाते, डराते और तंग करते हैं। अब्बा ने भी मुझे यही सब कहा। उन जैसे बहादुर बनो। तुम डरते क्यों हो? डरोगे, सहमे रहोगे तो वो डराएंगे ही। अभी नए हो, इसलिए कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। उन्हें दोस्त बनाओ। और जब हर मुलाकात में मैंने रोते हुए उनसे यही कहा, तो वो चिढ़ गए थे कि तुम ऐसे क्यों हो, यहाँ और भी तो बच्चे हैं, वो तो यूँ रोते नहीं हैं, ना डरते हैं। अब तुम्हें उनके साथ ही रहना है, इसलिए उनसे दोस्ती करो, मिलजुल कर रहो। जैसी बातें उन्होंने टीचर्स से शिकायत की थी, और टीचर्स ने सारी क्लास को एक कॉमन लेक्चर देकर फर्ज पूरा किया था कि किसी को तंग नहीं करते, मिलजुल कर रहते हैं, वगैरह वगैरह। स्कूल में उसके खिलाफ सख्त कानून थे, लेकिन बुलिंग का शिकार होने वाला बच्चा इतना डरा हुआ था कि वो किसी से एक लफ्ज नहीं कहता। इन वाकयात पर नजर रखना इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है, मगर वो भी विक्टिम का इंतजार करते हैं कि वो आए और बताए। उसने तो अपनी आंखों से ये भी देखा था कि इस तरह धमकाने और तंग करने वाले कुछ बच्चों के वालिदैन उन्हें मर्द बच्चा और मेरा शेर कहकर लाड करते थे। जो साफ नहीं कहते वो दिल में खुश होते हैं, या फिर ऐसे बच्चों की शिकायतों से बेजार होकर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। कोई उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश नहीं करता, न बच्चे के साथ बैठकर बात होती है। अपने आसपास उसने यही देखा था। बुलीज और उनका शिकार होने वाला दोनों को तवज्जो की जरूरत होती है, खास तौर पर बुलीज, जिन्हें इस उम्र में ही पस पर्दा वजह समझ आने पर ठीक किया जा सकता है। आपके वो दोस्त कहाँ हैं अब? जीशान। वो दिल खोलकर मुस्कुराया था। वो बेंगलोर में होता है इन दिनों। किताब में उस दोस्त का जिक्र था जो उन बुलीज से अकेला टक्कर तो नहीं ले सकता था, लेकिन उसने साहिल को इस तरह बचाया था कि पीछे से दौड़ते हुए आकर उसका हाथ पकड़कर साथ भगा ले गया था। वो दिन उनकी दोस्ती का पहला दिन था। दोनों कमजोर बच्चे थे, लेकिन एक दूसरे के मुहाफिज बनते तैयार थे। जिशान में यह खूबी थी कि वो उस गिरोह की नजरों से बचे रहने में ताब था। यही उसने साहिल को भी सिखाया था। एक वक्त के बाद लोग एक ही शिकार से उकताकर दूसरा ढूंढ लेते थे। फिर भी ये आंख मिचोली उसकी 10वीं पास होने तक चलती रही थी। साहिल तब तक डरा सहमा और उन हम जमात बुलीज की आवाज, उनकी हंसी तक से खौफजदा होने वाला बच्चा था। वो फिर उसे गायब दिमागी से देखती रही। वो सोच रही थी, उसका चश्मा गायब हुआ तो क्या घर में किसी ने पूछा था अब ऐनक क्यों नहीं लगाते? वो ऐनक जो उसके लिए बचपन की उन वारदात की निशानी थी, जो उसकी जिंदगी को तारीकी की तरफ ले जा रही थी। बार बार टूटी ऐनक पर भी उसने ताया जान की खफकी और तुम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हो जैसे जुमले सुने थे। उन्होंने तब भी उसका यकीन नहीं किया था कि ऐनक वो नहीं तोड़ता है, बल्कि ये भी उन फसादी बच्चों का पसंदीदा काम है। जब उसने अपनी जिंदगी को बचपन की उन यादों और रूह पर पड़ी चोटों से निकलकर एक रोशन रास्ते पर ले जाने का तहिया किया, तो सबसे पहले ऐनक से छुटकारा हासिल किया था। ये उस वक्त की बात है जब वो फर्स्ट ईयर में था, और उसने निसाब के साथ साथ नफ्सियात की दीगर किताबें और खास तौर पर बुलिंग के हवाले से हुई रिसर्च पर पढ़ना शुरू कर दिया था। शाहमा, उसकी मुसलसल नजरों पर साहिल ने पुकारा। आपसे किसी ने चश्मे का पूछा नहीं था? साहिल ने उसकी आंखों में नमी देखी। ये पहला मौका था। पूछा था, मैंने कहा लेजर करेक्शन करवा ली है और बस। आज उसे साहिल की मुस्कुराहट पहले जैसी नहीं लग रही थी। जब से उसे याद था, उसने हफ्ता भर से ज्यादा उसे रुकते नहीं देखा था, वो भी ईद और बकरे ईद में। उसके अलावा वो 2-4 दिन से ज्यादा नहीं ठहरता था। ये पिछले 2 सालों में हुआ था कि वो ज्यादा वक्त के लिए घर आने लगा था और कुंजा और उससे बातचीत भी करता था।
इन 2 सालों में ही दरअसल वो तीनों इतने बेतकल्लुफ़ हुए थे और इसमें भी साहिल की पहल और कोशिश का अमल दखल था। आपने नफ्सियात इस वजह से चूज़ की थी? नहीं, वो हँस दिया। जूनियर कॉलेज में मैंने साइंस रखी थी, एंट्रेंस भी दिया, लेकिन फिर हॉस्टल और मेडिकल कॉलेज की रैगिंग के ख्याल ने मुझे इस तरफ जाने से रोक दिया। मैंने बहुत मुश्किल और मेहनत से खुद को इस ट्रॉमा से बाहर निकाला था। मैं नहीं चाहता था दोबारा वही सब मुझे फिर तारीकी में धकेल दे, क्योंकि तब तक मुझे खुद पर वो एतमाद नहीं था जो अब है। अब्बा मेरे इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन जब मैंने कहा कि मुझे साइकोलॉजी में भी पीएचडी करनी है, तो वो मान गए। ये तो साइकोलॉजी पढ़ते हुए मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था और मैंने बिहेवियरल साइकोलॉजी का इंतखाब किया। कुछ देर हॉल में खामोशी छाई रही। मुझे पढ़कर बहुत दुख हुआ कि आप उस वक्त कितने अकेले थे। घर में किसी ने भी समझने की कोशिश नहीं की और फिर बाद में आपके मुस्बत अंदाज पर मुझे बहुत फख्र महसूस हुआ, लेकिन वो बड़ी ईमानदारी से कह रही थी, ऐसा लग रहा है आपके हॉस्टल की रोदाद जानकर मेरे अंदर जो उदासी समा गई है वो यहीं रहेगी। उसने पलक झपककर आंखों में जमे पानी छलकने से रोका। ये पल साहिल के लिए जैसे थम गए थे। उसकी अफसरदा सूरत और पानी से लबरेज चमकती आंखें देखकर दिल किसी नए से एहसास में घिरने लगा था। शामा ने सर झुका के आंखें साफ की और वो आगे आया। तुम अभी अभी इन सब से रोशनास हुई हो, इसलिए कुछ वक्त बाद ये उदासी भी छट जाएगी। पता नहीं, मुझे तो जब भी याद आ रहा है कि आप अपने हॉस्टल के बेड पर रात के अंधेरे में अकेले डरते और रोते रहे हैं, मुझे रोना आ जाता है। उसने दुपट्टे से नाक रगड़ी। वो सब गुजर गया है शाही। अब देखो, मुझे लगता है मैं रोता और डरता रहूंगा। अल्लाह ना करे। उसने सर उठाकर बेइख्तियार कहा। साहिल कुछ देर मबहूत सा उसे देखे गया, फिर संभलते हुए तिपाई पर रखे हुए टेट्रा पैक में स्ट्रो डाल के उसकी तरफ बढ़ाया। मैं अपने हिस्से का रो चुका हूँ, अब इस पर किसी को भी नहीं रोना चाहिए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उसने उसके हाथ से जूस ले लिया था। मुझे तो यकीन है जो भी आपकी किताब पढ़ेगा रोएगा जरूर। यानी तुम किताब पढ़ते हुए भी रोती रही? शाहमा ने फिर से सर झुका लिया था और फिर दुपट्टे से गाल साफ किया। अच्छा, ये पी तो लो। वहां पानी की जगह वो ही मौजूद था। उसने जरा सा पीकर वापस रख दिया। वो सब आपने अपने तजज़िये और तजर्बे से लिखा है? मेरा मतलब है कि बुलिंग का शिकार रहे अफराद को कैसे इस ट्रॉमा से निकलकर पॉजिटिव सोचना चाहिए? सब कुछ नहीं, इस जैसी किताबों से इस्तेफादा भी हासिल किया है। उसने बाजू में रखी किताब पर हाथ रखा। तुम्हारी मूवी तो रह गई। उसने मौजू बदलने की सही की कि उसे लग रहा था कि अगर ये बात चलती रही तो वो फिर रोने लगेगी। वो तो मैंने इन सब ख्यालात से भागने के लिए देखने का सोचा था। उसने अपनी भीगी सुर्ख आंखें फिर साहिल पर टिकाई। आपने इस पर बहुत मुख्तसर लिखा है कि लोग बुली क्यों बनते हैं। वो मौजू से हटने को तैयार नहीं थी। बच्चे खुद को समझते नहीं या अपने जज्बात संभाल और पहचान नहीं सकते हैं, मगर बड़े वो तो समझदार होते हैं। फिर कॉलेज और वर्क प्लेस या फैमिली में ये क्यों होता है? इसके कई रीज़न हैं। जो अफराद मुसलसल और हमेशा दूसरों पर तनकीद करते हैं, जज करते हैं, बुली करते हैं, उनमें एक बात कॉमन होती है कि अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए उन्हें दूसरों को नीचा दिखाना, कमतर महसूस कराना ज़रूरी होता है। उनके अंदर ये एहसास बहुत गहरा होता है कि अगर वो सही नहीं, तो उनकी कोई वक़्त नहीं है और उनके नज़दीक खुद को दुरुस्त साबित करने का एक ही रास्ता होता है कि दूसरों को गलत साबित करें। दूसरों को शर्मिंदा, खौफज़दा या कमज़ोर देखकर ही वो खुद को ताकतवर महसूस करते हैं। मसला मुकाबिल का नहीं, उनका अपना होता है। हम उन्हें इस बात का एहसास तो करा सकते हैं, ताकि वो फिर ऐसा ना करें। शामा के लहज़े में उम्मीद थी। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग एम्पैथी यानी हमदर्दी से खाली होते हैं। हम ग्रासी जैसे एहसास से न आशना होते हैं। ये दूसरे शख्स को अपने से मुमय्यज़ नहीं कर सकते। ऐसे अफराद ज़हनी तौर पर किसी और के एहसास, तकलीफ, दर्द को खुद में महसूस करने के काबिल नहीं होते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? मान लिया कि दूसरों की तकलीफ महसूस ना करें, लेकिन तसव्वुर तो कर ही सकते हैं ना? वो नहीं कर सकते। उसके अलावा कुछ को अपने जज्बात काबू करना नहीं आता है या उन्हें मनफी एहसास जज्बात के नुकास के लिए कोई और रास्ता नहीं सोचता, सिवाय उसके कि दूसरों को उससे बदतर महसूस कराएं जैसा वो महसूस कर रहे हैं। वो अपने तनाव, ट्रॉमा या सोशल आइसोलेशन की वजह से भी बुली बन जाते हैं। कुछ दूसरों पर पावर और कंट्रोल और बर्तरी हासिल करने या अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से दूसरों को हरासा करने के आदी हो जाते हैं। कुछ अपने बड़ों से सीखते हैं या वालिदैन से।
अक्सर जगह तो वालिदैन और बहन भाई भी बुली होते हैं। शामा ने गहरा सांस लिया। उसके लिए ये सब कबूल करना मुश्किल हो रहा था। तुम इसे सर पर सवार नहीं करो। साहिल उसकी कैफियत समझ रहा था। ये सब मैंने बड़े दिन लगाकर पढ़ा और सीखा है। तुम्हें एक दिन में समझ नहीं आएगा। समझ तो आ गया है, यकीन मुश्किल हो रहा है। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं शाही। तुम्हें दिलचस्पी है तो मैं कुछ किताबें सजेस्ट करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम उसे यूं खुद पर सवार नहीं करोगी। अगर तुमने किताब मुकम्मल कर ली है तो उसका मकसद ही ये था कि हमें उनसे कैसे जीतना है। श्यामा उसका इशारा समझ गई थी। मैं खुद पर सवार नहीं करूंगी, नहीं कर रही हूँ। वो तो मैं आपकी तन्हाई और मुश्किल का सोचकर ही उदास हो रही हूँ। उसने बड़ी सादगी से एतराफ किया। अपने लफ्जों में छुपे एहसास का उस वक्त उसे भी अदराक नहीं था। उसकी आंखों की सुर्खी कम हो गई थी, बल्कि अब भी नम थी, और चेहरा उसके माजी को याद करके उदास था। वो माजी जो वाकई असियतनाक था, तन्हा था, जिसे उसने बड़ी मेहनत से शिकस्त दी थी। इस पल उसका माजी से शिकवा मद्धम हो गया था कि उसने उसे शाही के नए रूप से मिलवाया था, जो उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। इसलिए नहीं कि वो उसके लिए रो रही थी, उदास थी, बल्कि इसलिए कि उसने किताब में दर्ज अल्फाज का मकसद पूरा किया था। किताब लिखते हुए सबसे ज्यादा जो बात उसके दिल में आती थी वो ये कि अब्बा पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। मैं कमजोर या हमेशा रोने वाला बच्चा नहीं था। मैं बहाने नहीं बनाता था। उन्हें एहसास होगा कि मैं किस कदर अकेला था। उनसे मेरी शिकायतें इसलिए होती थीं कि मुझे उनकी ज़रूरत थी। वो बाप को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन चाहता था उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम पहलू उनसे मख्फी न रहे। उसे ये भी इत्मीनान था कि उसे अब एक पुरएतमाद और कामयाब इंसान बना देखकर उसके अब्बू को मासी का इतना अफसोस नहीं होगा, जितना बचपन के ट्रॉमा को शिकस्त देने की खुशी और फख्र होगा। उसने सबसे पहली कॉपी भी अब्बा को रवाना की थी, और फिर उनके फ़ोन का इंतज़ार करता रहा कि वो पढ़ते ही उसे कॉल करेंगे। मगर उसका इंतज़ार इंतज़ार ही रहा। न अब्बा ने किताब पढ़ी, न दादा ने, न चाचा ने। बगैर पढ़े ही सबने खुशी का इजहार किया, मुबारकबादें दी, और उसकी हसरत, उसकी तमन्ना रोशना ही रह गई। उसके अब्बा उसके अंदाजे से ज्यादा लाताल्लुक साबित हुए थे। क्या हुआ? वो यकटक उसे देख रहा था जब शाहमा ने पूछा, तुम्हें अब भी नींद नहीं आ रही? साहिल संभल कर सीधा हुआ था। शायद अब सो जाऊंगी। इन चिप्स का क्या? उसने प्याले की तरफ इशारा किया। आप पढ़ रहे थे ना, आप खा लें। इतने सारे? वो जिसने 2 ढाई घंटे की मूवी की मुनासबत से प्याले भरा था, शर्मिंदा हो गई। मैं वापस रख देती हूँ। वो खड़ी हो गई। साहिल ने कांच का प्याला उसकी तरफ खिसका दिया। वो प्याला और जूस लेकर बावर्ची खाने की तरफ जा रही थी कि कुछ सोच कर पलटी। आपको कुछ चाहिए? क्या? तुम्हारी पुरसकून नींद? वो हंसते हुए बावर्ची खाने में चली गई। बिस्तर पर लेटकर उसने आंखें बंद की। तुम्हारी पुरसकून नींद। साहिल की आवाज कानों में गूंजी और उसने मुस्कुराकर लिहाफ खींचकर करवट बदल ली। बातें करके अब दिल हल्का था। साहिल भाई कितने दिनों के लिए हैं? फायजा ने पूछा। पता नहीं। तुम्हें कुछ पता भी होता है? वो चिढ़ गई। ये उनकी किताब का प्रमोशनल टूर है। उससे ज्यादा मुझे नहीं मालूम। तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। तुम कहती हो तो पूछ लूंगी कि फायजा को मालूम करना है आप कब जा रहे हैं। उसने शायद से फायजा को देखा। तौबा करो, वो नॉर्मली इतने दिन रहते नहीं है ना, इसलिए पूछ रही थी। हाँ ये तो है। आगे का जुमला उसने दिल में मुकम्मल किया था। वो नॉर्मली इतने सब बताते भी नहीं थे। वैसे उनका डॉक्टरेट अभी मुकम्मल नहीं हुआ है ना? फायजा का अगला सवाल हाजिर था। नहीं। यानी वो वापस जाएंगे? फायजा ने सर हिलाया। तुम क्यों उनके वापस जाने के पीछे पड़ी हो? शाहमा ने रुककर कमर पर हाथ रखकर उसे घूरा था। पहली दफा उनका स्टे इतना लंबा हुआ है और तुम हो के बदशगुनी किए जा रही हो। हैं? तुम कब से शगुन बदशगुनी करने लगी? फायजा ने हैरत के इजहार में होठ पर उंगली रखी। जब से तुम साहिल भाई के पीछे पड़ी हो। शामा ने आगे बढ़ते हुए कहा। अच्छा सुनो तो। वो उसके पीछे भागी। नए इलेक्शन कंपटीशन का नोटिस लगा है और तुम अब बता रही हो। वो फिर तेवराकर उसकी तरफ मुड़ी। अब चलो भी। फायजा ने उसका हाथ खींचा। उसने फोन से नोटिस का फोटो लिया और फिर जूम करते हुए पढ़ने लगी थी। मौजूआत की फेहरिस्त में सबसे आखिर में लिखा मौजू देखकर वो उछल गई। क्या हुआ? फायजा जो अतराफ का जायजा ले रही थी चौंक गई। मैंने टॉपिक डिसाइड कर लिया। कौन सा? शाहमा ने फोन उसके सामने किया। यानी तुम साहिल भाई से लिखवाओगी? वो क्यों? वो बिदक कर पीछे हुई। जैसे आज तक खुद लिखा है वैसे ही खुद लिखूंगी, उनसे क्यों लिखवाऊंगी?
उसे बुरा लगा था। वो आए हुए हैं और टॉपिक भी उनकी किताब वाला है, इसलिए कहा, गुस्सा क्यों हो रही हो? उसने फिर हाथ पकड़कर उसे खींचा और चलने लगी। वैसे तुम ये जीत गई तो सबीना आप ही का रिकॉर्ड टूट जाएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शामा के लहजे में हैरत और मुमकिन रिकॉर्ड बनाने की खुशी थी। उसने सहल से किताबों के नाम पूछे जो उसकी तकरीर या मजमून लिखने में मदद कर सकते थे। दो किताबें उसने अपने पास से दी, चंद एक के पीडीएफ व्हाट्सएप किए थे और कुछ वेबसाइट्स के नाम बताए। आप कब वापस जाएंगे? वो वजनी किताबें संभालते हुए पूछ बैठी। इतनी जल्दी तंग आ गई मुझसे? अल्लाह ना करे, मैं क्यों तंग आऊंगी? उसने झट कहा। बल्कि मुझे तो अच्छा लग रहा है, काश आप हमेशा यहीं रहें। उसने किताबें दूसरे हाथ में मुंतकिल की थी। साहिल ने बगौर उसका चेहरा टटोला कि उसके अपने अंदर जाके नए एहसास का रंग वहां भी मौजूद तो नहीं। उसकी खामोशी पर शामा ने सर उठाया। वो मुस्कुरा दिया और उसकी तासुर और तबस्सुम में कुछ था जिस पर उसके सीने में धक्कर पकड़ शुरू हुई और वो सटपटा गई। बुक्स के लिए थैंक यू, वो जल्दी से कहकर पलट गई। पहले उसने अहम नुकात एक जगह लिखे, फिर उन्हें चंद सत्रों में मुख्तसर बयान किया था। मौजू का अहाता करते हुए जब उसने मजमून मुकम्मल किया तो वो काफी तवील हो गया था। दिए गए वक्त में इतना कुछ कह पाना मुमकिन नहीं था। उसने नए सिरे से उसे इस तरह मुख्तसर करने के लिए कमर कसी कि कोई अहम नुक्ता छूट ना सके। मौजू अडल्ट बुलीज और उनका तदराक था। मुकाबला अंग्रेजी में था और वो अंग्रेजी में ही लिख रही थी। कितनी बार वो लिखना छोड़ के साहिल और उसकी किताब सोचने बैठ जाती, फिर होश में आके खुद को सर्जिश करते हुए दोबारा तवज्जो काम पर मरकूज करती। वो शौरी कोशिश कर रही थी कि वही अल्फाज और जुमले उसकी तकरीर में शामिल न हो जो साहिल की किताब में थे। फायका बाजी आ रही हैं, कुंजा ने इतला दी। क्यों? कब? उसने तेजी से ऑमलेट पराठे से इंसाफ करते हुए पूछा। क्योंकि ये उनका मायका है और अभी तो उनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई। वो ऐसे स्कूल के बीच आती नहीं है, इसलिए पूछा क्यों। शामा ने उसे घूरा। फायका के दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। आपको वाकई घर में क्या चल रहा है पता नहीं होता है? कुंजा ने ताज्जुब से पूछा। क्या चल रहा है घर में? गुड मॉर्निंग, साहिल ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा। साहिल भाई, इन्हें बताएं घर में क्या चल रहा है। कुंजा ने आंखें घुमाकर कहा। साहिल ने शामा को देखा जो पानी पी रही थी। तुम क्या लोगे बेटा? साबरा ने बावर्ची खाने के दरवाजे से पूछा। जो भी है दे दे चाची, मुझे आपके हाथ का सब अच्छा लगता है। उसने ग्लास वापस रखा और बाहर से फायजा की आवाज आई। शाही। उसने कुर्सी के पास रखा बैग उठाया और खड़ी हो गई। अल्लाह हाफिज, एक साथ सबको कहती हुई वो दरवाजे की तरफ दौड़ी थी। इन्हें जानने में भी इंटरेस्ट नहीं है कि क्या चल रहा है घर में। कुंजा ने तासुब से चाय का कप वापस रख के साहिल को देखा था। वो मुस्कुरा दिया। फायजा को तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लिहाजा वो जल्द घर चली गई थी। क्लासेस खत्म होने के बाद वो अकेली ही रिक्शा स्टॉप की तरफ जा रही थी। अभी गेट से बाहर निकली ही थी कि पीछे से हॉर्न की आवाज आई और फिर कार उसके करीब रुक गई। आ जाओ। ड्राइविंग लिस्ट पर साहिल था। वो हैरान से दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। आप कॉलेज में क्या कर रहे थे? आज तो कोई लेक्चर या सेमिनार नहीं था। उसने जहन पर जोर देते हुए पूछा। कुछ और काम था। उसने कार आगे बढ़ाने के साथ रफ्तार भी बढ़ाई थी। तुम्हारे दोस्त साथ नहीं? ब्रेक के बाद से फायजा की तबीयत डल हो रही थी, इसलिए वो जल्द घर चली गई। मुझे नहीं पता आप कार यूज कर रहे हैं। उनके घर में एक ही कार थी जो कभी कभार निकलती थी। साहिल को सुबह कहीं कुंसा की बात याद आई थी। मुझे सारे शहर में एक कोने से दूसरे कोने तक घूमना होता है और गूगल मैप की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट या टैक्सी की बजाय कार ही ठीक है। हम्म। उसने आराम से पीठ पीछे टिकाई। कुंजा ठीक कह रही थी। तुम्हें घर में क्या चल रहा है उसकी खबर नहीं होती है। साहिल ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। घर में होता ही क्या है, हम बड़ी बोरिंग फैमिली हैं, इतनी कि कभी दादा और अम्मी ने सास बहू वाली लड़ाई ही नहीं की। ना दादा जान ने कभी अपने बेटों की क्लास ली, अब्बा ने हमें कोई सीरियस डांट पिलाई, ना ताया जान ने कोई तूफान उठाया, और तो हम बहनों में भी कभी घमासान कसम की लड़ाई भी नहीं हुई। उसने हंसते हुए कहा था। हमारा सबका रूटीन है और सब उस पर कारबंद रहते हैं, कुछ नया होता ही नहीं। मेरा इतने दिन ठहरना नया नहीं है। हाँ, ये तो नया है ना। उसने हाँ को लंबा खींचा। और अच्छा भी। उसने साहिल को देखा। साहिल ने भी एक नजर उस पर डाली। यकायक शामा को लगा उसकी आखिरी बात साहिल के सामने कहने वाली नहीं थी। जानकर अच्छा लगा, साहिल ने अंग्रेजी में कहा। कैलम है कार में खामोशी का राज रहा। तुमने लिख ली स्पीच? आखिर साहिल ने सवाल किया। जी, घर चलकर आपको दिखाती हूँ। तीन जजेस में से एक जज मैं हूँ, साहिल ने इतला दी। हाँ?
उसे हैरत हुई, फिर सोचा कि जाहिर है इस मौजू पर साहिल से बेहतर जज कहाँ मिल सकता है। फिर तो रहने ही दें, जो भी लिखा है उसी दिन सुनिएगा। फेयर इनफ, उसे भी सही लगा। घर पहुंचकर जब वो कार से निकल रही थी, साहिल के पुकारने पर रुक गई। शाही मुड़ के उसे देखने लगी। इस कंपटीशन के बाद मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुमकिन था घर में कोई उससे जिक्र छेड़ता या वो खुद जान जाती, इसलिए उसे मुनासिब लगा के उसे इशारा दे दे, ताकि फैसला करने से पहले उसके बात करने तक तो रुक जाए। अभी कर लें। उसने दरवाजे से हाथ हटाकर पैर फिर से अंदर कर लिया। अभी नहीं। साहिल धीरे से हंसा तो वो खजिल हुई। अभी तुम तैयारी पर मुकम्मल तवज्जो दो, वो बात इंतजार कर सकती है। ओके। हफ्ते के इख्तिताम पर मुकाबले का दिन था। वो तंधी से तैयारी में लगी हुई थी। कॉलेज के सीनियर और कॉलेज से फारिग हो चुके वो तालिब इल्म जो किसी भी तरह के मुकाबले के फातेह या उनका हिस्सा रहे थे, उन्होंने एक अनऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। वो जूनियर या फिलवक्त की टीमों और मुकाबले में हिस्सा लेने वालों की रहनुमाई करते थे। ज़्यादातर वहाँ मुख्तलिफ खेलों की टीमें आपस में बात करती थीं, जो इंटर कॉलेज या सूबाई सतह पर खेलती थी। उसने ग्रुप म्यूट कर रखा था। जब उसका इंटर कॉलेज मुकाबला होता तो झांक लेती थी। जिस दिन उसका मुकाबला था, उस दिन फायजा ने उसकी तवज्जो उस तरफ दिलाई थी। तुमने सीनियर्स के ग्रुप में देखा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? किसी ने सर जावेद की कंडक्ट पर सवाल उठाया है। कौन? उसे जवेरी याद आई और वो उसका नाम लेते लेते रुक गई। टेबल टेनिस टीम की महक है कोई? अच्छा। मारे तजस्सुस के उसने ग्रुप देख लिया, जहाँ सब सर जावेद की तरफदारी कर रहे थे और महक नामी लड़की सबके निशाने पर थी। वो बेचारी अपने कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी बात हंसी मजाक में उड़ाई जा रही थी। खुद को रोकते रोकते भी उसने आखिर लिख दिया, ये मैंने टेबल टेनिस टीम की एक मेंबर से भी सुना है। जब दो लोग कह रहे हैं तो इसे सिरे से रिजेक्ट करने के बजाय इस पर संजीदगी से गौर होना चाहिए। उसे हैरत थी कि सरवत भी ग्रुप का हिस्सा थी और बढ़ चढ़कर महक की खिंचाई में हिस्सा ले रही थी। उसके बाद उसने फोन रखा और सारी तवज्जो अपने तकरीर और मुकाबले पर मरकूज कर दी थी। मुकाबला शुरू हुआ, उसकी बारी आई। उसने तकरीर की, पसीराई मिली और फिर तीनों मुंसफिन के नंबर्स मिलाकर नतीज का ऐलान हुआ। हर बार की तरह वो पहले तीन में शामिल थी और इस बार उसका मकाम अव्वल था। इस शोर शराबे और हंगामे के बीच उसे इनाम देते हुए यह भी ऐलान किया गया कि उसने एलिवेशन और डिबेट में सबसे ज्यादा ट्रॉफियां और जीत का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जब तकरीब खत्म हो गई तो साहिल ने उसे पुकारा। वो निस्बतन गोशे में था। वो उसके पास आई। मैं भी चंद मिनट में आ रहा हूँ, साथ घर चलेंगे। फायजा को भी रोक लेना। जी। वो उसे जवाब देकर ऑडिटोरियम से बाहर आई थी ताकि फायजा को ढूंढे, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। साहिल भाई ने कहा है कि साथ चलो। मैं पार्किंग में अब्बा की कार के पास हूँ, तुम वहीं आ जाओ। उसे व्हाट्सएप करके वो पार्किंग में आ गई। आज खुशी कुछ ज्यादा ही थी। मुस्कुराहट चेहरे से जुदा ही नहीं हो रही थी। तुम जाओ, मुझे सबीना आपी ने किसी काम से रोका है, उनके साथ चली जाऊंगी। कुछ देर बाद फायजा का जवाब मिला। ओके। वो लिख ही रही थी कि साहिल आ गया। फायजा नहीं आई। उसे लगा था उसके लिए रुकना होगा। वो सबीना आपी के साथ जाएगी। वो दोनों कार में बैठकर निकल गए थे। मैंने कांग्रेट्स। कार गेट से निकल गई। उसके बाद साहिल ने उसे देखा, जिसके चेहरे से खुशी और रोशनी फूट रही थी। थैंक यू। उसने खुश दिली से मुबारकबाद कबूल की। मैंने पहली बार तुम्हें सुना और अब कह सकता हूँ कि पिछले सारे इनाम और ट्रॉफीज सही हकदार के पास हैं। यानी इससे पहले आपको शक था? उसकी आवाज में सदमा था। साहिल हंस दिया। वो उसके सामने यूं खुलकर बल्कि कहका लगाकर पहली बार हंस रहा था और वो उसे देखे गई कि किताब के आगाज में जो बच्चा था, उसका इस मकाम तक का सफर बहुत कीमती और दूसरों के लिए मशाल रहा था। आज हम सबको तुम्हारी कामयाबी सेलिब्रेट करनी चाहिए। बिल्कुल। उसने भी गर्दन अकड़ाई। घर पहुंचकर तय हुआ कि वो सब आज रात के खाने के लिए बाहर जाएंगे। वो हॉल में सबके दरमियान ही बैठी रही। नमाज भी हॉल में पढ़ ली थी। चूंकि दादा और दादी जल्द खाने के आदी थे, इसलिए मर्द हजरात के नमाज से वापस आते ही वो सब तैयार होकर घर से निकल गए थे। फायजा को भी बुला लेना था। रेस्टोरेंट पहुंचकर साबरा को याद आया था। पहले तो याद दिलाया होता अम्मी, मुझे भी ख्याल नहीं आया। उसे अफसोस हुआ। वापस आने के बाद दादा दादी तो बेहद थक गए थे, इसलिए हमें आदत होनी चाहिए कभी कभार बाहर जाने की। कुंजा ने कहा, आप जल्दी जल्दी आया करें और हर चक्कर में बाहर डिनर पक्का। उसने सहल से वादा चाहा। इंशाल्लाह। वो मुस्कुराकर वहीं सोफे पर बैठ गया। सिर्फ आप नहीं थके हैं?
कुंजा ने बारी बारी सबको देखा। उसका ये मतलब नहीं था कि तुम उसके सर पर सवार रहो। साबरा ने कुंजा को याद दिलाया। कल कॉलेज है, नमाज पढ़ो और सो जाओ। वो भी कमरे में आकर बिस्तर पर गिर गई। फोन उठाया तो देखा वो चार्ज खत्म होने की वजह से बंद हो गया था। वो कुछ देर सुस्ती से पड़ी, आज का दिन और शाम सोचती रही। कुछ देर बाद उसने उठकर फोन चार्ज पर लगाया और कपड़े बदलने चली गई। लिबास बदलकर वजू करके आई तो मुसल्ला बिछाने से पहले फोन उठाया। उसे कुछ याद आया था। उसने शरारत से मुस्कुराते हुए फोन ऑन किया और फायजा की चैट खोली। वो ऑडिटोरियम में मुकाबले के शरका के साथ अलग बैठी थी। तब फायजा ने उसे उसके नए पसंदीदा हीरो यानी उसके नए क्रश की तस्वीर के साथ गुड लक भेजा था। उसने फोन कैमरा से मेज पर रखी साहिल की किताब की पुष्ट पर छपी साहिल की तस्वीर ली और साथ लिखा, क्रश अपडेटेड। ये उनका आपसी मजाक था। उसके बाद उसने नमाज पढ़ी और बड़ी देर तक अपने कामयाबी पर शुक्र अदा करने अल्लाह के हुजूर सरबत सजूद रही। सोने से पहले उसने फोन उठाकर सबको पैगाम देखे। अक्सर मुबारकबाद के पैगाम थे। उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए वो एक जगह रुक गई। शाहमा, जरा सीनियर वाले ग्रुप में देखो तो। शाहमा, कहाँ हो तुम? प्लीज ग्रुप में आओ। वो उलझे तासुर के साथ ग्रुप में पहुंची। वहां 1000 के करीब मैसेजेस थे। उसे सारा माजरा समझने में बहुत देर लगी। जावेद सर के मुतालिक उसने जो एक पैगाम लिखा था, उसके बाद से वो पहली लड़की जिसने जावेद सर के बारे में कहा था कि 7 निशाने पर थी। ग्रुप के लड़के ज्यादा बढ़ चढ़कर बोल रहे थे। सरवत भी उनके साथ थी। बात जावेद सर के बजाय अब उसकी थी। उनकी वही थमसकर उड़ाती और अजीबोगरीब नाम से नवाजते मैसेजेस पढ़ते हुए उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लेकिन नीचे जैसे ही वो सबीना के पैगाम तक पहुंची, उसकी कैफियत यकसर बदल गई। मुकाबले के बाद उसकी और साहिल की तस्वीर, जहां वो उसे साथ चलने का कह रहा था, और फिर कार के पास की तस्वीर के साथ लिखा था, जो इस तरह से हर मुकाबला जीतता हो उसे दूसरा मेंटोर और प्रोफेसर्स के बारे में मुंह बंद ही रखना चाहिए। हर किसी ने उस मैसेज पर हंसने वाला इमोजी भेजा था। नीचे के 2-4 मैसेज पढ़कर ही उसका हाथ कांपने लगा था। वो सब साहिल और उसके लिए बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे और सबीना और सरवत उनके साथ हंस रही थी। जबकि ग्रुप में वो ही जानती थी कि साहिल और वो कजन्स हैं, एक घर में रहते हैं। उसे नहीं पता था फायजा भी उस ग्रुप का हिस्सा थी, लेकिन वो चुप थी। उसने कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए फिर फोन उठाया। स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर सबीना के मैसेज पर पड़ी और उसे लगा आसमान सर पर आ गिरा है। भाई, जब आपका क्रश ही जज बन जाए तो फिर किसी और का चांस ही कहाँ रह जाता है। बात जावेद सर की रही ही नहीं थी। जो भी वहां बात कर रहा था वो उसके और साहिल के बारे में बात कर रहा था। उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया और बिस्तर पर गिर गई। आंसू रुक नहीं रहे थे। गलाजत भरी सोचें जिन्हें अल्फाज में ढालकर वहां लिखा गया था, और सबीना के रवैये पर ही उसकी बेयकीनी और दुख की इंतहा नहीं रही थी कि उस पर फायका का धोखा। सबीना आप ही तो शायद अपना रिकॉर्ड टूटने पर नाराज होंगी। उसके अलावा कोई और वजह उसके जहन में नहीं आ रही थी। लेकिन फायजा, उसने क्यों धोखा दिया? जो वो पढ़ चुकी थी वो सोच सोच कर ही उसका दिल क्या सारी दुनिया से कहीं छुप जाए। इस ग्रुप में इतने मेंबर्स हैं और सब ने पढ़ा होगा। मारे शर्मिंदगी के उसका बुरा हाल था। किसी को थोड़ी ना पता है क्या कजन्स हैं, क्या मैं वहाँ कहूँ? लेकिन फिर वो मजीद ट्रोल करेंगे कि अकरबा परवरी से जीता है आज का मुकाबला। या अल्लाह, इस तरह तो मेरी हर जीत मशकूक होगी। उसका दिल दुख से भर गया था। जाने वो कितनी देर रोती रही। दरवाजे पर दस्तक हुई तो चौंकी। इस वक्त कौन होगा? उसने उठकर शीशे में सूरत देखी। गुलाबी चेहरा, सुर्ख सूजी आंखें। क्या कहूंगी, क्यों रो रही थी? एक बार फिर दस्तक हुई। इस पर अंदाज में बेसब्री थी। उसने बहाना सोचते हुए दरवाजा खोला। सामने कुंसा थी। हैं? क्या हुआ, रो क्यों रही थी? हस्बे उम्मीद उसने ताज्जुब से पूछा। दुआ मांगते हुए रोना आ गया था। तुम्हें क्यों नींद नहीं आ रही है? इस वक्त क्या काम याद आ गया? उसने लापरवाही से कहते हुए डपट कर पूछा। मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, अब इसलिए अभी बताने आ गई ताकि सुकून से सो सकूं। कहो। श्यामा ने कमर पर हाथ रखते हुए उकताए हुए लहजे में कहा कि वो उसका मिजाज देखते हुए ज्यादा देर रुके नहीं। बड़े दादा ने साहिल भाई के लिए सबीना आपी का प्रपोजल दिया था, जिस पर साहिल भाई ने सोचने का कुछ वक्त मांगा और सोचकर मना कर दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि उसके बाद आपका नाम किसने लिया, दादा जान ने, ताया ने, अब्बा ने या खुद साहिल भाई ने। लेकिन घर में सभी बड़े खुश हैं। फायका बाजी भी इसलिए आ रही हैं। और बस जाओ तुम यहाँ से। उसने हाथ उठाकर उसे रोका और दरवाजे की तरफ इशारा किया। मेरे सामने ही शर्मा लें।
वो इतराई और शामा ने उसे घूरा। ओके ओके, वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। ये इतला देने का इनाम मैं अपनी मर्जी से लूंगी, बता रही हूँ मैं अभी। वो बाहर निकली और उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो कितनी देर तक दरवाजे से पीठ लगाए खड़ी रही। उसे साहिल की जरूरी बात याद आई। अगर उसने वो ग्रुप चैट ना देखी होती तो उस खबर में खुश होती, मगर अब खुश नहीं हो पा रही थी, बल्कि मजीद दुख बढ़ गया था। तो क्या सपीना आपी ने इस बात का गुस्सा निकाला है वहां? लेकिन वो अकेले में मुझ पर गुस्सा कर लेती, इस तरह सबके बीच में, गैर मर्दों और अजनबियों के साथ मिलकर। एक एक करके उसे सबकी लिखी बातें फिर याद आने लगी थी। उसका दिल कर रहा था वक्त को पीछे ले जाए और ऑडिटोरियम वाला साहिल और अपना सामने मिटा दे। काश वो साहिल की आवाज सुनती ही नहीं, सुनकर अनसुना कर देती। एक गलती ने उसकी अब तक की सारी मेहनत, सारी कामयाबी सफर कर दी थी। काश साहिल भाई आए ही ना होते। वो सोचती रही और रोती रही। जाने रात किस पहर उसकी आंख लगी थी। अगले दिन वो कॉलेज नहीं गई। तबीयत ठीक नहीं का बहाना करके कमरे में ही पड़ी रही। घर वाले भी नजर लग गई है मानकर चुप हो गए थे। किसी ने ज्यादा कुरेदा नहीं। सारा वक्त चैट की बातें याद आती रही और कभी खून खोलने लगता तो कभी बेइख्तियार ही आंसू शुरू हो जाते। कभी दिल करता खरी खरी सुना दे, लेकिन उन सब की बातें सोचकर निडाल हो जाती। वो उन बातों का मुकाबला कर सकती थी, ना जवाब दे सकती थी। फायजा याद आती तो भी कभी गुस्सा आता, कभी खुद को ही लान तान करने का दिल करता। उसके बाद एक बार दोबारा ग्रुप में जाकर देखा भी, तो वहाँ साहिल और वही मौजूद थे। वही हंसी ठट्टा जारी था। उसे अजीब बेहुदा नाम दिए जा रहे थे। कुछ सोचकर उसने डरते डरते ग्रुप में सारे फोन नंबर्स देखे और उसका खौफ साबित हुआ था। फायजा वहाँ मौजूद थी। उसका दिल जैसे नए सिरे से फिर टूट गया था। वो सोच रही थी एहतजाजन शायद वो वहां से चली गई होगी। खामोश हमेशा गैर जानिबदारी नहीं होती है। जब गलती और ज्यादती पर आवाज ना निकले तो ये खामोशी हिमायत होती है। ये इंसान को शोर गुंगा करती भीड़ और हुजूम का हिस्सा बना देती है। अगर सबीना के डर या जोर जबरदस्ती ने वहां कुछ कहने से उसे रोका था, तो वो उसे फोन तो कर सकती थी, उसे तसल्ली देती, हौसला बनती कि वो ही उसकी दोस्त थी। सोचते सोचते उसका जहन कुंजा की इतला पर ठहर गया और उसने चंद मिनटों में ही फैसला कर लिया। वो उठी और फायका को फोन लगाया। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो, अम्मी ने बताया मुझे। उसकी हेलो के जवाब में दूसरी तरफ से फायका की खनकती आवाज आई। खूब तरक्की करो और हम सबका नाम रोशन करती रहो। जवाबी शुक्रिया और भांजू की खैर खबर पूछकर वो मुद्दे पर आई। आपको भी पता है साहिल भाई के प्रपोजल के बारे में? मुझे क्यों नहीं पता होगा भला? फायका ने शौकी से कहा। बाजी, इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, शाहमा ने टोका। आप मेरी तरफ से सबको मना कर दें। क्या? लेकिन क्यों? उसे लगा दूसरी तरफ वो एकदम खड़ी हुई है। उसके पास क्यों का जवाब नहीं था। ये क्या तुम एज डिफरेंस की वजह से कह रही हो? फाइका ने पूछा। यही समझ लें। उसके मुंह से फिसला और वो पछताई। उसे इसी पर जोर देकर उसे यकीन वजह बनाकर पेश करना चाहिए था। मैंने यही कहने के लिए कॉल की थी बाजी। सब ज्यादा आगे तक सोच लें इससे पहले ही आप उन्हें बता दें। अल्लाह हाफिज। उसने फोन बंद कर दिया। आंसू फिर बहने लगे थे। बिस्तर पर पड़ी वो सोचती रही, तसव्वुर करती रही कि साहिल और उसकी तस्वीर सब तक पहुंच गई होगी। सब उसका मजाक उड़ा रहे होंगे। एक दिन में उसकी दुनिया बदल गई थी। उसे लग रहा था अब वो किसी का सामना करने के काबिल नहीं रही। हर कोई उस पर हंसेगा। वो लाख अपनी सफाई देने की कोशिश करे, ग्रुप की तरह हंसी तमस्कर और बुलंद शोर में सब दब जाएगा। कल तक पुरएतमाद शाहमा को आज खुद पर भरोसा नहीं रहा था। इससे कबल मुकाबलों में तो जज सारे अजनबी थे और इस बार भी तीन में से एक साहिल था। मगर किसी को हकाइक की परवाह कब थी? उनका मकसद ही कुछ और था। वो कॉलेज से गैर हाजिर थी, मगर पहला मौका था कि फायजा ने फोन तो दूर एक पैगाम भी नहीं भेजा था। साबरा उसे खाना भी कमरे में दे गई थी। उनके इसरार पर उसने मुश्किल से चंद निवाले खाए थे। रात में जब यकीन हो गया कि सब सो गए होंगे, तब वो बर्तन बावर्ची खाने में रखने आई थी। उसने एहतियातन पहले ही हॉल का जायजा लेने के बाद वहां कदम रखा था। बावर्ची खाने से बाहर निकलकर अपने कमरे में जाने के बजाय उसका दिल क्या कुछ देर बाहर बैठे। वो सारा दिन कमरे में बंद थी। आहते में कम रोशनी वाली बत्ती जल रही थी। उसने दरवाजा खोला और सामने ही सतून के पास उस सिमत पुश्त के साहिल खड़ा था। वो फोन पर बात कर रहा था। आहट पर पलटा। मैं फिर बात करता हूँ। उसने फोन बंद किया। तब तक वो भी वापस अंदर आ गई थी। शामा, वो तेजी से जा रही थी कि साहिल ने पुकारा। हॉल में आकर उसने दरवाजा बंद कर लिया था। वो रुक गई लेकिन मुड़कर उसे देखा नहीं। क्या हुआ है तबीयत को तुम्हारे?
वो उसके सामने आया। कुंजा कह रही थी तुम आज कॉलेज भी नहीं गई। उसे कोई जवाब नहीं सूझा और एहसास भी था कि खामोशी भी मुनासिब नहीं। शाही, साहिल ने फिर आवाज दी। मैं अभी फायका से बात कर रहा था। अब तो बहाने और झूठ भी बेमायने थे। उसने खुद को डपट कर रोने से रोका। आओ इधर बैठो। साहिल ने सोफे की तरफ इशारा किया। वो यूं ही खड़ी रही। मैं बैठाऊं तुम्हें वहां? साहिल ने धमकी दी और वो कारगर साबित हुई। वो दाएं जानिब चंद कदम उठाते हुए सोफे पर टिक गई। कमरे में मलकजी सी रोशनी फैली थी। कल से आज तक के दरमियान कुछ तो हुआ है जो तुम सबसे छुपा रही हो। वो उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। तबीयत ठीक नहीं है। उसकी धीमी आवाज उभरी। वो साहिल की तरफ देख भी नहीं रही थी। हुआ क्या है? फीवर था। यही आसान और आम बीमारी थी। चाची तो कह रही थी शुक्र है बुखार नहीं है। वो खामोश रही। तुम्हें कुंजा ने जो बताया वो इतना बुरा लगा? उसका लहजा अब भी सादा था। उसकी आंखें फिर आंसू से लबालब हो गई। उसे गुस्सा आया कि क्या अम्मी, क्या फायका बाजी और क्या कुंजा, क्यों सबने साहिल को सब बता रखा है। कितना कुछ था उस पर कहने को, लेकिन वो सब बस खुद से ही कह सकती थी। यह बात कुछ और है। साहिल की आंखें उसके चेहरे से हटी नहीं थी। मैं जाऊं? उसने जरा सा सर उठाकर फिर झुका लिया। बात क्या है शाही? अब उसकी आवाज में नरमी के हमरा तशवीश भी थी। कोई जबरदस्ती तो नहीं हुई है, ना होगी। फिर किस बात ने तुम्हारा ये हाल किया है? तबीयत ठीक नहीं है। उसका बौंदा सा बहाना उसे भी मालूम था कि कितना बेतुका लग रहा है। मेरा ख्याल था हम इतने तो फ्रैंक हैं कि हर बात कर सकते हैं, लेकिन शायद मैं गलत था। साहिल ने गहरा सांस लिया। जाओ। उसके कहने की देर थी वो अपने कमरे की सिम तोड़ गई। क्या हुआ होगा? क्या मुझे फायजा से पूछना चाहिए? नहीं, ये भी मुनासिब नहीं। अगर वो खुद से बताना नहीं चाहती तो मुझे खुद ही पता करना होगा। उसका दिमाग मुख्तलिफ ख्यालात का अमाज का बना हुआ था। उसने घड़ी में वक्त देखा, देर हो गई थी। उसने कुंजा को कॉल करके हॉल में बुलाने का इरादा तर्क कर दिया। वो कमरे में आकर रोती रही। कई बार फोन उठाया मगर ग्रुप खोलकर देखने की हिम्मत न हुई। उसे अब भी फायजा की कॉल या पैगाम का इंतजार था कि शायद वो शर्मिंदा हो। अगले दिन भी वो कॉलेज नहीं गई, मगर तबीयत का बहाना करने के बजाय उस दिन वो खुद को हर्षाश प्रशास जाहिर करते हुए अलमारी और कमरा उलट पलट कर बैठी थी। सबके साथ नाश्ते और खाने के लिए भी मेज पर बैठी। उसे हैरत हुई कि आज साहिल और कुंजा भी घर में थे। कमरा फैला तो लिया था, जहन कॉलेज और उन फजूल बातों में ही उलझा हुआ था। मेरे न आने से तो सब सही समझ रहे होंगे वो इल्जामात। अब एक नई परेशानी भी साथ थी। वो पलंग पर आड़ी तिरछी पड़ी, फोन हाथ में लिए चैट में सबकी तस्दीक भरी हुई बातें पढ़ रही थी कि मान गुंजा दरवाजा खोलकर अंदर आई। उसने झट फोन बाजू में रख के भीगी आंखों पर कलाई रख ली। जब बहुत देर कुंजा की आवाज नहीं आई तो उसने कलाई हटाई और हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसका फोन कुंजा के हाथ में था और चेहरा बता रहा था वो भी ग्रुप की बातें पढ़ चुकी है। वो स्क्रीन ऊपर की जानिब स्क्रॉल कर रही थी। ये क्या बदतमीजी है, फोन दो मेरा। वो झपटी मगर कुंजा पलंग की दूसरी तरफ चली गई थी। शाहमा उधर पहुंची तो वो पलंग के ऊपर चढ़कर खड़ी हो गई थी। नजरें फोन पर थी और चेहरे पर गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। शाहमा ने लब भींचकर उसे देखा, फिर खुले दरवाजे को पहले जाकर दरवाजा बंद किया और फिर पलंग के करीब आकर फोन लेने की कोशिश की। ये बहुत ज्यादा बद इखलाकी का मुजाहिरा किया है तुमने कुंजा। शिकनज़दा पेशानी और तेज होते हुए तनफ्फुस के साथ उसकी निगाहें फोन से हटी नहीं थी। कुंजा, शामा ने गुस्से में पलंग के पास रुक के हाथ बढ़ाया। फोन दो वापस। आप इस बकवास की वजह से 2 दिन से घर में बंद थी। उसकी नजरें अब भी स्क्रीन पर थीं और उंगलियां मुतहर्रिक। जाके उनके मुंह तोड़ने के बजाय यहाँ आंसू बहा रही हैं आप। वो शामा से ज्यादा तेज में थी। हाँ? उसने नजर उठाकर बहन को देखा। ये सभी ने आप ही ने शुरू किया है। अनबिलीवेबल। तुम फोन दे रही हो या मैं दो लगाऊं तुम्हें? उसने गुस्से में कहा। कुंजा पलंग पर बैठ गई और फिर नीचे उतरी। शामा ने उसके हाथ से फोन झपट लिया। घर में किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 2 दिन कॉलेज ना जाकर आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया है। कॉलेज जाकर ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए था। वो उसे कहकर चली गई। वो बिस्तर पर बैठ गई। कुंजा की बात दिल को लगी और नया अफसोस घरने लगा। हाँ, मुझे कॉलेज जाना चाहिए था। ऐसे तो मैंने उन्हें सच साबित कर दिया। लेकिन इन बातों से ज्यादा मुझे तकलीफ सबीना आपी और फायजा के रवैये से पहुंची है। उस सदमे ने मेरी जान निकाल दी। इसी वजह से मेरी हिम्मत जवाब दे गई। तस्हीक और इल्जाम से ज्यादा धोखे का दुख है मुझे, जिनके बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। उनके बेनकाब चेहरा देखने का शौक था ये। वो खुद ही अपने रवैये का तजिया करने लगी थी। वो फोन हाथ में लिए खुद से ही उलझी थी कि दरवाजे पर हुई दस्तक ने उसे चौंका दिया।
गुंजा पट यूं ही खुले छोड़ गई थी। सामने साहिल खड़ा था। उसे समझने देर नहीं लगी थी कि गुंजा सीधी उसके पास गई थी। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी। साहिल अंदर आ गया। उसने भी दरवाजा यूं ही खुला रहने दिया। वो मेज के साथ रखी कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया और उसके हाथ से फोन लेना चाहा, जो उसने मजबूती से जकड़ लिया था। साहिल ने उसकी तरफ देखकर नजरों से इजाजत तलब की। उसने भी आंखों से इल्तिजा की। प्लीज, इट्स ओके। उसने सर की हल्की सी जंबिश और आंखों से यकीन दिलाया। फोन पर उसकी गिरफ्त ढीली हो गई थी। साहिल ने फोन ले लिया, जो मुकफिल था। उसने स्क्रीन उसके सामने की। शामा ने आंसू जब्त करते हुए अपनी शहादत की उंगली फोन की सेंसर से लगाकर हटा ली। फिर वो सर झुकाए आंसू पीती रही और साहिल फोन देखता रहा। उसे वक्त का ख्याल नहीं रहा कि कितनी देर बाद साहिल ने हाथ बढ़ाकर फोन पीछे मेज पर रखा था। तो मेरी किताब लिखने का ना कोई फायदा हुआ, ना तुम्हारे पढ़ने का। शामा उस अजीब बात पर उसे देखने लगी। ये ट्रोल्स भी बुलीज से मुख्तलिफ नहीं, और तुम इस वजह से इस हाल में हो। उसका लहजा हद दर्जा नरम था। और जो सिरे से झूठ है उस पर तो रोना बनता भी नहीं, गुस्सा भी नहीं। उसने सूसू के दरमियान पूछा, ये तुम्हारा गुस्सा है? उसने कुछ हैरत से उसकी आंखों की तरफ उंगली उठाई। शाहमा ने सर झुका लिया। शाही, सोशल मीडिया डिजिटल वर्ल्ड से जो विजिबिलिटी या पर्दे के पीछे रहकर बात करने के मौका मिले हैं ना, उनके फायदे भी हैं और नुकसान भी। ट्रोल या इस तरह के डिजिटल मॉब सोशल मीडिया पर कागज के शेर हैं। ये जिंदगी के हर शुबे में हैं, सियासत से लेकर फैमिली ग्रुप के दरमियान की हर छोटी बड़ी स्टेज पर। इन्हें इग्नोर करते हैं। जहाँ ये मौजूद हो वो जगह छोड़ देते हैं। खुद पर सवार नहीं करते, क्योंकि लॉजिक दलील उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं होता है। उनसे उलझना, उन्हें पढ़ना, देखना, वक्त और अपनी एनर्जी को बर्बाद करना है। उन्हें कोई संजीदगी से लेता भी नहीं, सिवाय उन्हीं के जैसे लोगों के। वो चुप रही। जैसे पुलिस का मकसद अपने टारगेट को कमजोर बेवकत बावर करवाना होता है, वही ये ट्रोलर भी चाहते हैं। इन दोनों को शिकस्त देने का एक ही तरीका है कि खुद को मजबूत करें, आगे बढ़ें, जो करना है करें, अपनी सलाहियतों पर शक ना करें, मंजिल पर नजर रखें। यही इनकी शिकस्त है कि हम खुद को कमतर और कसूरवार ना समझें। उन्हें वो पावर ही ना दें कि वो हमारी जिंदगी पर असर अंदाज हो सकें। ऐसे अफराद तो हर जगह हैं, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, घर, खानदान। ये जो हमसे चाहते हैं हमें वही नहीं करना है, यानी खुद पर शक करना या हथियार डाल देना या तजहीक से घबराकर मुंह छुपा लेना। और रही सबीना, साहिल ने चंद लम्हों का वक्फा लिया। पता नहीं रिकॉर्ड ब्रेक होने पर उसकी ईगो हर्ट हुई है या मेरे इनकार पर। शामा के पैरों की उंगलियां भिज गईं। बहुत अच्छा किया जो तुमने किसी को जवाब दिया, ना बहस की। जब दलाइल से बात करने के बजाय लोग इब्तिजाल पर उतर आए, तो वहीं किनारा कर लेना चाहिए कि ये इशारा होता है उसके पास कहने को कुछ नहीं है। अपनी तवानाई बचाना और अपना सुकून बरकरार रखना हमेशा ऐसे खाली इंसानों से उलझने से बेहतर होता है। शाहमा ने पल भर को उसे देखा। वैसे ये क्रश वाली क्या बात थी? शाहमा ने सख्ती से आंखें बंद कर ली। ये वक्त भी आना था कि उसे उसकी वजाहत साहिल को ही देनी थी। हूँ? साहिल ने फिर पूछा। कुछ देर वो यूं ही बैठी रही। अब जब सभी खुल गया था, तो उसे क्यों छुपाया जा सकता था। उसने जगह छोड़ के मेज से फोन उठाया और वापस बैठ गई। फिर फायजा की चैट खोलकर फोन साहिल को दे दिया। उसे अपने झुके सर के साथ भी साहिल की मुस्कुराहट महसूस हुई थी, और उसका बस नहीं चल रहा था जादू से खुद को कहीं गायब कर दे। तुम्हें अपनी दोस्त का दुख है? साहिल ने फोन से नजर हटाकर उस पर मरकूज की। पल भर में उसकी कैफियत बदल गई थी और आंसू गिरने लगे, इस तवातर से कि उसने हाथों से चेहरा ढांप लिया था। दोस्त होते ही इसलिए हैं कि उनसे अनफिल्टर्ड बात की जाए। अब हम हर वक्त तो एक दूसरे को इकवाले जेरे तो सुनाने से रहे। दोस्त हमारे गुस्से के वक्त में पंचिंग बैग होते हैं, तो बिना कुछ समझे मुसीबत में छलांग लगाने पर सेफ्टी नेट भी। और शाही जो इस अनकहे बॉन्ड की कदर करे, ना एहतराम, तो वह हमारे आंसुओं के भी काबिल नहीं। उसने चेहरे से हाथ हटा के चेहरा खुश किया। तुम्हारी दोस्त ने भी खुद को बेनकाब कर दिया है। इस पर शुक्र करो कि ये दोस्ती जितनी आगे बढ़ती, नुकसान और तकलीफ भी इतने ज्यादा ही होती। और इन ट्रोलर्स या सबिना को अहमियत देने की जरूरत नहीं है, जो जानते बूझते हुए ग्रुप को मिसलीड कर रही थी। वो अपने निगेटिव जज्बात में इतनी अंधी हो गई है कि ये ख्याल भी नहीं रहा कि हमारे कजन होने या एक घर में साथ रहने वाली बात आज नहीं तो कल सामने ही आ जाएगी। वो इस वक्ती तस्कीन के लिए सच फरामोश कर बैठी है।
अपने मकाम को अपने हाथों से दांव पर लगा दिया है। गुस्सा, नफरत और जेलेसी यूं ही अच्छे भले बंदे को बर्बाद करती हैं। वैसे जो रनर अप रहे हैं, मैंने उन्हें हाफ नंबर तुमसे ज्यादा दिया था। वो रुका और शामा ने उसे देखा। उस कंटेस्टेंट की वॉइस मॉड्यूलेशन तुमसे थोड़ी बेहतर थी। वो मुस्कुरा रहा था। और अब वो बात जो तुमने फाइका से कही थी। लहजे और बात के साथ उसकी नजरें भी बदल गई थी। तुमने मेरा भी वेट नहीं किया। मुझे जो जरूरी बात करनी थी पहले वो तो सुन लेती। शामा दुपट्टे का कोना उंगली पर लपेटते और खोलने लगी थी। कहाँ से शुरू हुई बात कहाँ जा पहुंची थी, और साथ उसका एहसास भी जैसे रोलर कोस्टर पर सफर कर रहे थे। हम सारे कॉलेज को एंगेजमेंट में इनवाइट करके भी बता सकते हैं कि हम कजन्स हैं। हाँ, अगर फायका को दिया तुम्हारा रीजन सच है तो फिर। उसने बात अधूरी छोड़ दी। शामा मुकमय से में थी। वो ना हाँ कह सकती थी ना इनकार मुमकिन था। उसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। तुम्हें मेरी वो जरूरी बात सुननी है? कुछ देर की खामोशी के बाद साहिल ने पूछा। अब तो शाहमा को उसकी धीमी आवाज ही इतने राजों का पता दे रही थी कि उसकी हथेलियां भीगने लगी थी। उसने हल्के से सर को नफी में हिलाया। साहिल के चेहरे पर बड़ी बेसाख्ता मुस्कुराहट बिखर गई। वैसे हम डायरेक्ट शादी का इनविटेशन भी दे सकते हैं पूरे कॉलेज को। वो इतना अनाड़ी नहीं था कि फाइका को दी गई उसकी वजह को सच मान लेता। उसने अपने एहसासात कबूल किए थे, तो शाहमा से पहले उसकी आंखों के रंग भी पहचान गया था। उसे शुबा था कि सबीना की वजह से फायजा ने उसे कुछ कहा होगा, या वो अपने दोस्त की बहन की वजह से झिझक रही है। मगर यहाँ तो मामला ही कुछ और था। तो मैं दादा जान से कह दूं या फिर तुम फायका को फोन करोगी? उसने सर उठाया कि उसे कहे तंग न करे, मगर बस लब खुले रह गए। एक लफ्ज अदा नहीं हो सका। कैसा रहेगा अगर मैं मास्टर्स में तुम्हें पढ़ाऊं और सारी यूनिवर्सिटी को पता हो कि यहाँ एक हस्बैंड अपनी वाइफ की क्लास में लेक्चर लेता है? शाम का मुंह हैरत से हुआ हुआ था। लेकिन अफसोस, तुमने नफ्सियात नहीं बल्कि इंग्लिश लिटरेचर लिया था। साहिल भाई, दरवाजे से कुंजा ने झांका। दादी आपको पूछ रही हैं, क्या कहूँ? मैं आ रहा हूँ। साहिल ने उससे नजरें हटाई बिना ही कहा और खड़ा हो गया था। जल्दी आए। वो गायब हो गई। साहिल कुछ देर उसके फोन में मसरूफ रहा, फिर फोन उसके सामने किया। सबरीना और फायजा से तुम्हें जो कहना है उनके सामने कहना। हम उन जैसे बुजुर्ग ट्रोल नहीं हैं जो कि बोर्ड के पीछे छुपकर बात करें। शामा ने फोन ले लिया। और मुबारक, वो इस कदर दिलदशी अंदाज में बोला था कि शामा के चेहरे पर भी शर्मगीन तबस्सुम फैल गया। वो उसका चेहरा और ये पल दिल व याददाश्त में नक्श करता हुआ चला गया। शामा ने फोन देखा। व्हाट्सएप से वो ग्रुप ही गायब था। उसने ग्रुप लेफ्ट करके डिलीट भी कर दिया था। ये तय हुआ कि मंगनी वगैरह की बजाय उन दोनों की शादी ही कर दी जाए और शाहमा अपनी आगे की तालीम साहिल की यूनिवर्सिटी में मुकम्मल करे। जब उसने कुंजा को मना किया कि सबीना फायजा वाली बातें घर में किसी को ना बताए, तो कुंजा का जवाब था, साहिल भाई मुझे पहले ही रोक चुके हैं, वरना तो मैंने उनके घर जाके सबके सामने वो चैट फुल वॉल्यूम में पढ़ना था। वह अगले दिन से कॉलेज जाने लगी थी। उसने जवेरिया को कॉल किया कि वो जावेद सर के मुतालिक इंतजामिया तक तहरीर शिकायत पहुंचाए। इस शिकायत की खबर होते ही टेबल टेनिस टीम से चंद और अफराद ने भी शिकायत की, जिसके बाद कॉलेज इंतजामिया ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जो उन शिकायतों की जांच कर रही थी। उसने खुद किसी से कुछ नहीं कहा था, मगर जिसने आकर पूछा या उस ग्रुप की बातों का जिक्र किया, उसने उनसे सिर्फ इतना कहा, वो सबीना, फायजा और साहिल सब आपस में कजन्स हैं। जाहिर है ये खबर ही उनके लिए हैरानकुन थी कि सबीना भी उनकी कजन है, जिसने उन दोनों की तस्वीर शेयर करके बातों का रुख उस जाने मोड़ा था। फायजा खुद ही उस दिन के बाद से कॉलेज नहीं आ रही थी। जब कई दिनों बाद आई भी तो शामा ने उससे आम अंदाज में बात की। उसने शिकवा किया, ना गुस्सा। जब दोस्ती ही नहीं रही तो उसके तकाजे भी नहीं थे। हम वो एक साथ नहीं बैठती थी। उस दिन बाद ही इम्तिहान थे और इम्तिहान खत्म होते ही शादी। इस दौरान उसने ताया जान को भी साहिल की किताब पढ़ने के लिए रागिब कर लिया था। कुछ दिन बाद उसने उन दोनों को हॉल में धीरे धीरे बातें करते देखा, और दूर से ही ताया जान का चेहरा देखकर वो वहां से पलट गई थी। उसने नौमान की अम्मी से भी बात की थी और उन्हें समझाना उसे सबसे मुश्किल काम लगा कि उनका बेटा जरा जरा सी बात पर रोने वाला और मिलकर न खेलने वाले बच्चे से ज्यादा है कि वो अपने कजिन्स की बुलिंग का शिकार है। उसकी मायों वाले दिन सबके साथ सबीना भी आई थी। उसने फायजा से कुछ नहीं कहा था, मगर सबीना से उसे कहना था। उसके चेहरे पर सामने शोर हंगामे के बीच उसे फरागत मिली और वह अपने कमरे में पहुंचा दी गई, लेकिन सबीना से बात करने का मौका नहीं मिला।
दूर दराज वाले मेहमान चले गए थे। बड़े दादा के घर वाले ही मौजूद थे। वो वापस सबके दरमियान जा रही थी कि उसे राहदारी में सबीना मिल गई, जो दादी के कमरे से उनका खास तकिया लेकर हॉल में जा रही थी। सबीना आपी, उसने आवाज देकर रोका। वो जज्बजब सी रुक गई। आपको पता है एक औरत दूसरी औरत के साथ सबसे बदतरीन अमल जो कर सकती है वो क्या है? वो सबीना के जवाब या रद्द अमल के लिए रुकी नहीं। वो ये कि कोई औरत चंद मर्दों के साथ मिलकर दूसरे को डिग्रेड करे। वजह कुछ भी हो, ये अमल जस्टिफाई हो ही नहीं सकता। तालीम याफ्ता औरत में गुफ्तगू और दलाल देकर कायल करने की सलाहियत होते हुए भी जब वो इस सतह पर आ जाए तो ये बदसूरत रवैया उसके अंदर की बदसूरती का गवाह होता है। सबीना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शाहमा कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वजह तो आप बेहतर जानती होंगी कि महज इसलिए कि आपसे मेरी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हुई, आपको मेरा आपसे आगे निकल जाना अच्छा नहीं लगा, या फिर साहिल का इनकार और उनके साथ मेरा नाम। वजह जो भी थी, आपने अपने हुनर और इल्म को शर्मिंदा किया है। आप जैसी औरतें हासिल ही नहीं, काबिल रहम भी होती हैं कि वो खुद तो काबिल है मगर किसी और का काबिल होना उससे सहा नहीं जाता। जरा से अपने जज्बात काबू रख लेती तो यूं नजरों से और अपने मकाम से गिरती नहीं थी आप। हम्म, ज्यादा पारसा बनने की कोशिश न करो जैसे मुझे मालूम ही नहीं। वो फनकारी। शाहमा हंसती। मैंने यूं ही तो नहीं कहा, आप काबिल रहम भी हैं। जाए। उसने हाथ के इशारे से उसे हॉल में जाने का इशारा किया। तुम्हें क्या लगता है इस तरह की बातें करके तुम सही हो गई, खुद को दुरुस्त और नेक साबित कर दिया? आपने वो हदीस तो सुनी ही होगी ना, जिसका मफहूम है कि जब तुम में हया ना रहे तो जो चाहे करते फिरो। इसलिए कैरी ऑन। उसने एक बार फिर उसे जाने का इशारा किया। सबीना एक शोला बार नजर उसके सुपुर्द करके चली गई थी। कुछ देर बाद वो भी हॉल में जाके फायका के बाजू में बैठ गई। अरे तुम दुल्हन हो, ये क्या घर में दंदनाती फिर रही हो? उसकी खाला शुरू हुई थी। यार तुम्हारे इम्तिहान तो मेरे इम्तिहान हो गए हैं, वो भी आज तक के सबसे सख्त इम्तिहान। साहिल ने पीछे से आकर उसके सर पर थोड़ी टिकाई। ये किसका आइडिया था कि हस्बैंड लेक्चरर और वाइफ स्टूडेंट? हाँ, तब क्या पता था वाइफ इतनी पत्थर दिल होगी। साहिल ने उसके आगे मेज पर खुली किताब बंद की। साहिल, मुझे नींद नहीं आती है यार। वो सीधा हुआ और उसे भी हाथ पकड़कर खड़ा किया। तुम यहाँ पढ़ती रहती हो तो मुझे वहां नींद नहीं आती है। उसने बिस्तर की तरफ इशारा किया। इसका हल है मेरे पास। वो उसका हाथ थामे दरवाजे की जानी बढ़ी। जब तक मेरी पढ़ाई नहीं होती। वो उसे लिए कमरे से निकल गई। आप यहाँ ड्राइंग रूम में रहें, मेरी पढ़ाई खत्म होते ही मैं बुला लूंगी। उसने उसका हाथ छोड़ा और दौड़कर कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। नॉट फेयर, वो बाहर से चिल्लाया। वो मुस्कुराते हुए वापस कुर्सी पर बैठ गई। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसे कुछ याद आया। चंद पल बाद वो दरवाजा खोलकर बाहर थी। ओह, इतनी जल्दी हो गई पढ़ाई? वो जो सोफे पर दराज होकर टीवी लगा चुका था उछल पड़ा। नहीं। उसके सामने रुक गई। आज मैं मगरिब के वक्त खिड़कियां बंद करना भूल गई थी। उसने हाथ में पकड़ी मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम। सामने की दुनिया भर की प्लग इन मॉस्किटो रिपेलेंट लगे हुए घर में दादी का भरोसा सिर्फ क्रीम पर था। थैंक यू। साहिल ने एक हाथ से क्रीम ली और दूसरे हाथ से कलाई पकड़ी और खींच के उसे बाजू में बिठाया। खिड़कियां बंद न करने की सजा ये है कि मेरे साथ मच्छरों को भुगतो। वो तो मैं याद आया तो देने आ गई। उसकी नजरें फिर ऊपर आसपास मच्छरों को ढूंढने लगी थी। दादी ने ऐसा खौफ बिठाया है मच्छरों का और ऐसी आदत डाली है इसकी कि ना पूछें। नहीं पूछता। साहिल ने उसका चेहरा अपनी जानिब किया। मगर मैं तुम्हें दूसरी अच्छी आदतें सिखाता हूँ ना, दादी की आदतों से रिप्लेस करने के लिए। बिल्कुल नहीं। शाहमा ने एहतजाजन उठ के जाना चाहा, लेकिन साहिल के इरादे कमजोर नहीं थे। उसके बाद कौन से मच्छर और कैसी पढ़ाई? खत्म शुद्ध। जी, तो यहाँ होती है ये नॉवल कंप्लीट। और आसिया रईस खान की हर नॉवल की तरह ये नॉवल भी जितनी प्यारी थी इतना ही अच्छा इसका मैसेज था। आपको कैसी लगी ये नॉवल तो बताना ज़रूर। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट नॉवल में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।